का सपना होता है रोटी, कपड़ा और मकान। ये जो मकान है ना, ये सबसे ज्यादा टफ हो गया आज के समय में। आप एजुकेशन सिस्टम देखिए, हमें बिजनेस करना कौन सिखा रहा है? जिसने कभी बिजनेस नहीं किया, जो जॉब पर है। जो नौकरी और एमबीए की फुल फॉर्म क्या होती है? मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। निकलते ढूंढता क्या है? नौकरी। क्यों? एक बड़ी कमाल की बात बताऊंगा, शायद आपको आइडिया भी नहीं होगा। आप मेरे कहने पे नोएडा के किसी भी कॉलेज में जाइएगा प्लेसमेंट के लिए, और आप बोलना हम रियल एस्टेट के लिए प्लेसमेंट कर रहे हैं, आपको गेट से भगा देंगे। और दूसरा, लोगों को लगता है कि रियल एस्टेट में ही सबसे ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सबसे ज्यादा इनकम अपॉर्चुनिटी है। क्या ये सच है? 100 लोगों का मैं बोलता हूँ बिल्डर से बात कर लो तो 100 में से 94 लोग जाते ही नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस नहीं उनके पास। डॉन का मुझे डायलॉग याद आता है कि तुझे पता है कि मेरी बंदूक में गोली नहीं है, मुझे पता है मेरी बंदूक में गोली नहीं है, पर बाहर जो पुलिस खड़ी है उसे थोड़ी पता है मेरी बंदूक में गोली नहीं है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि रियल एस्टेट में पैसे बनाना बहुत आसान है? एक बार अपने आसपास देखिए, आपको जितने भी करोड़पति नजर आ रहे हैं, उनमें से ज्यादातर रियल एस्टेट के जरिए ही बने होंगे। अगर आपको ये बात सही लगती है तो आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए है, क्योंकि आज मैं एक ऐसे रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को लेकर आया हूं इस पॉडकास्ट में, जो आपको बताएंगे कि रियल एस्टेट में आप अपना भविष्य कैसे तलाश सकते हैं, रियल एस्टेट किस तरीके से आपके सपनों को पूरा कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ हैं कुमार अमित जी, जिन्होंने न जाने कितने लोगों को रियल एस्टेट के बारे में पढ़ाया है, रियल एस्टेट में सक्सेस करने में उनकी हेल्प की है। और आज हम बात करेंगे कि आप भी किस तरीके से रियल एस्टेट में एक सक्सेस जर्नी शुरू कर सकते हैं विद कुमार अमित। तो आइए हम और आप मिलकर स्वागत करते हैं कुमार अमित जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताएं। सर, रियल एस्टेट मतलब लोगों का सपना होता है रोटी, कपड़ा और मकान। ये जो मकान है ना, ये सबसे ज्यादा टफ हो गया आज के समय में। और लोगों को लगता है कि यहाँ सबसे ज्यादा इनकम है। तो ये कैसे है? मनीष जी, आपने दो चीज बोली। एक तो मकान बहुत ज्यादा टफ हो गया है। देखिए, टफ हमारे यहाँ हो नहीं सकता बिकॉज हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हम जिस तरीके से पॉपुलेशन और जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ आ रही है, तो मकान लेना इसलिए टफ हो गया है क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। लेकिन एट द सेम टाइम आप देखेंगे प्राइस बढ़ रहे हैं। प्राइस बढ़ने का सिंपल सा रीज़न है कि डिमांड बढ़ रही है। बिल्कुल। तो यानी कि डिमांड बढ़ रही है तो टफ नहीं होगा, टफ होगा कंपटीशन में। ओके। सर, एक तो आपने बताया कि टफ नहीं है, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया, और दूसरा, लोगों को लगता है कि रियल एस्टेट में ही सबसे ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सबसे ज्यादा इनकम अपॉर्चुनिटी है। क्या ये सच है? देखिए, लोगों को लगता है, ये बात तो मैं नहीं मानूंगा कि ये लोगों को लगता है सबको, लेकिन ये बात सच है कि रियल एस्टेट में अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है कमाने के लिए। आप नोट करिएगा कि इतनी प्यारी इंडस्ट्री है। आप जाइए, कोई घर लेता है, लेडी घर लेती है, मैं रोते हुए देखा है। मतलब वो घर पे जिस दिन गृह प्रवेश करते हैं, हस्बैंड चाबी लेते हुए, मैंने दोनों को अपने रोना कंट्रोल करते हुए देखा है। इतना मैंने लोगों को देखा है। अब इमेजिन करिए कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जब कोई भी लेडी या जेंट्स लेते वक्त रोता है, मतलब इतना इमोशनली होता है। बिकॉज या तो किसी का लाइफ का, उसका पूरी जिंदगी का सपना है, या उसका मतलब ड्रीम कह ले, या उसकी बहुत मेहनत की वजह से वो उसके पास में आता है। कमाल की बात है कि इतना प्यारा बिजनेस, जिसको ऐसा प्रोडक्ट जो लेते वक्त रोए, कितनी ब्लेसिंग्स होंगी उसमें। मतलब मैं किसी का ड्रीम पूरा कर पा रहा हूं, और एट द सेम टाइम इस इंडस्ट्री के अंदर में आज भी सबसे ज्यादा प्रोफेशनल लोगों की जरूरत है। ऐसा क्यों? देखिए, इसका ना पीछे की तरफ में चलते हैं। पीछे अगर हम जाएं तो आप नोट करिएगा कि इस फील्ड के अंदर में घर का सबसे नालायक बच्चा जाया करता था, जो कुछ नहीं कर पाता था। वो एक पेपर पेन लेके बैठा था पुराने टाइम पे, एक डायरी ले जाता था, और कुछ नहीं करना जी भैया, कौन बेचने वाला है उसका नाम लिख लिया, कौन खरीदने वाला है, बेचने वाला है उसका नाम लिख लिया था। इस फील्ड के अंदर में अगर पुराने टाइम पे, अभी तो खैर बहुत ज्यादा करेक्ट हुआ, कुछ कंपनियों ने, थैंक्स टू दीज कंपनीज एंड रेरा, जिन्होंने इस फील्ड को बहुत ज्यादा अच्छा कर दिया कि एक वाइट कॉलर जॉब कर दिया है। मैं वो टाइम भी जानता हूं जिसके अंदर में हस्बैंड जब जाता था प्रॉपर्टी डीलर के पास में, अपनी वाइफ को गाड़ी में छोड़ के जाता था कि अरे गाड़ी में बैठ, मैं अंदर होके बात करके आ रहा हूं, क्योंकि 4 डीलर बैठे अंदर। हाँ जी। 4 डीलर जब बैठे, उनमें से यहाँ उसके बटन खुली पड़ी है, एक मोटी सी चैन है, और ऐसे करके बात कर रहा है, बात करने का भी रवैया। तो प्रॉब्लम ये थी कि फील्ड बहुत प्यारा था। बाय डिफॉल्ट क्या हुआ ऐसे पास्ट के अंदर में, उस पर हम कभी और अभी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो क्रीम लेयर था, जो क्रीम था, पढ़ा लिखा था, वो कभी नहीं आया इसके अंदर में। बिल्कुल बदमाशों वाला बिजनेस, बदमाशों वो आ गए उसके अंदर में। अब क्योंकि कमाल की बात क्या थी, मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूं। मैं शायद अगर नाम लेना चाहूं तो मैं ले सकता हूं। हाँ जी, बिल्कुल। आप अगर जाएं तो एक डीएलएफ एक एरिया है, डीएलएफ में पाशा प्रॉपर्टी है। पाशा प्रॉपर्टी में अगर आप जाएंगे तो एक अच्छा नाम, पाशा, तो उन्होंने कई 100 प्लॉट बेचे हैं।
अब वो जो प्लॉट बेचने का रीजन था कि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मतलब जो उनकी, मैं जितना मैं जानता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जो मैं जानता हूँ तो वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, तो वो उस टाइम पे प्लॉट के आवंटन हो रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डीएलएफ काट रहा था प्लॉटिंग को, वो वहां सिर्फ एक चेयर लगा के बैठ गए थे, एक टेबल लगाया, टेबल के ऊपर में लगा के वो सिर्फ बुकिंग फॉर्म फिल करा रहे थे। अब क्योंकि वो बुकिंग उसके उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो बुकिंग फॉर्म करा रहे थे, 100-200 उन्होंने वहां पर यूनिट बेची थी, उस टाइम पे उन्होंने लाखों रुपए तब बना लिए थे इसके अंदर में। अब प्रॉब्लम पुराने टाइम पे क्या होता था कि अगर कोई कुछ नहीं कर रहा है तो प्रॉपर्टी डीलर बन जाता था। अब प्रॉपर्टी अपने आप ही बिकती थी, तो जिनका काम चल गया, यानी एक इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड आता है या क्रैक करना होता है, कोड क्रैक होता है। आप जब डिस्कस करेंगे तो हो सकता है उस कोड पे भी हम पहुंच ही जाएंगे थोड़ी देर में। वो उन्होंने कोड क्रैक कर लिया। अब वो जैसे उनका कोड क्रैक हो गया, क्योंकि मार्केट में बायर्स का ऑलरेडी होता है, बस आपको किसी भी तरीके से उस प्रोसेस के बीच में हिस्सा बनना होता है, एंड देन आपके पास पैसे आ जाते हैं। सर, रियल इस्टेट में बहुत सारे तरीके से पैसे कमा सकते हैं। पहला तो ये है कि आप प्रॉपर्टी परचेज करिए, डेवलप करिए और फिर बेचकर पैसे कमाइए। दूसरा ये हो गया प्लॉट परचेज करिए और बेचिए, आपको बीच में डेवलपमेंट नहीं करनी, एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगाने। तो ये तो उनके लिए गेम हो गया जिनके पास बहुत पैसा है, क्योंकि आज के दिन प्रॉपर्टी सस्ती रह नहीं गई। लेकिन जिनके पास कोई पैसा ही नहीं है, जो चाहते हैं कि मैं बिना लगाए पैसे कमाऊं, तो वो प्रॉपर्टी एजेंट या रियल एस्टेट ब्रोकर्स बनते हैं। तो क्या उनके लिए भी इतना आसान है इस प्रॉपर्टी से पैसे कमाना? देखिए, हम अभी एक डेटा लेता हूं मैं, जब हम ये पॉडकास्ट को शूट कर रहे हैं आज की डेट में, टोटल जो लाइसेंस है वो 93,000 है। रेरा के लाइसेंस वो है 93,000 है। एवरेज हमारी जो इंडस्ट्री है आज की डेट में बात करते हैं, $300 बिलियन से ज्यादा क्रॉस्ड है इंडिया के अंदर में। ओके। अगर इस वक्त मैं कपड़े में बेचने वाली बात करूं, जो कपड़े में बेचते हैं, अब देखिए ये डेटा मिसमैच्ड है, आप इसको मतलब, लेकिन मैं ओवरऑल आपको आइडिया मिल जाएगा। 4.5 करोड़ लोग बेच रहे हैं कपड़े को, लगभग सेम $1 बिलियन है। 4.5 करोड़ वर्सेस 93,000। अब देखिए इसमें 93,000 में मैं भी हूँ, उसमें 2 एम्प्लॉय हो गए, तो डेटा जैसे मैंने रखा, तो एम्प्लॉय का मेरा लाइसेंस नहीं होगा, 4 बंदे सेल्स के हैं, वो मेरा लाइसेंस नहीं होगा, मैं मान के चलता हूँ, ये मान लेते हैं। लेकिन फिर भी आप इसका गैप देखिए, सेम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसके अंदर में, और माना वहाँ 10%, 12% कमीशन होगा, 30% होता होगा, हम यहाँ पे ले लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। लेकिन इतना बड़ा जो टर्नओवर जो क्रिएट होगा उसका, अगर, और एवरेज आज की डेट में जो इंडिया में जो कमीशंस जो बिल्डर्स देते हैं, जो आज अगर आप एवरेज काउंट करोगे, इट इज 3 to 4% है आज, राइट नाउ, आज के दिन में, क्योंकि स्लैब्स होते हैं। तो अगर उस पर आप जाएंगे तो वो 3 से 4%, 1 करोड़ का अगर, और एवरेज 70 लाख रुपए, 70 लाख रुपीज आज के डेट में टर्नओवर है, तो 1,40,000 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एक यूनिट में, 300 बिलियन 93,000 में, और 93,000 में हम सब जानते हैं बड़े अच्छे से कि यहाँ पर 80-20 प्रिंसिपल लगता है। 80% जो 20% लोग जो बिजनेस करेंगे, जो 80% कर रहे हैं, उतना 20% लोग कर रहे होंगे। हाँ जी। तो इमेजिन करिए कि वो सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो मात्र वो 20% लोग ले रहे हैं। अभी इसमें कितनी जगह और होगी, अभी इसमें लाखों, मैं कह रहा हूँ 5-10 लाख नए लोग भी आ जाए तो भी हाँ, उन लोगों के लिए बहुत पैसे है अपॉर्चुनिटी अभी। सर, मैं अगर सीधी बात करूं, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की, मेहनत भी की, बहुत लोगों से मुलाकात भी की, सेल्स करने की कोशिश भी की, 6 महीने, साल भर कड़ी मेहनत करने के बाद वो घर वापस लौट आए, क्योंकि उनसे प्रॉपर्टी सेल करने का काम हुआ नहीं। क्योंकि अगर सेल कर लेते तो यकीनन आप बता रहे हैं कि 2%, 3%, 4%, क्योंकि 1 करोड़ की भी प्रॉपर्टी है तो 2-3 लाख रुपए आ गए जी। साल में 2-3 भी बेच ली तो आपने 6-7-8 लाख कमा लिया, अपनी सैलरी से ज्यादा कमा लिया। लेकिन साल में एक भी नहीं बेच पाया, ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं। तो आखिरकार यहाँ इतना टफ क्यों है, इतना कॉम्पिटिटिव क्यों है प्रॉपर्टी बेचना? मैं आपको बड़े अपना एग्जांपल से बताता हूँ। मैं इस फील्ड के अंदर में आया, जैसे मैंने एंट्री करी, तो मुझे एंट्री कैसे करनी थी, मेरा एक दोस्त था, वो रियल एस्टेट में चला गया था, चला गया, पैसे बनाता, वो मेरे साथ में ही था और स्कूल में था। तो अब वो उस फील्ड के अंदर में चला गया और मैं उससे पढ़ाई में मुझे लगता था मैं ठीक हूँ। जब वो चला गया तो वो हर वक्त मुझे अपने साथ रखता था, हर काम में उसने मुझे अपने साथ रखा। वो ए बिजनेस में गया, बी में गया, सी में गया, डी में गया, मुझे साथ रखा। हम सातों के सातों बिजनेस में फेल हुए, दोनों भाई एक साथ सातों भाई सातों के सातों में हम दोनों भाई एक साथ फेल हुए। उसके बाद में वो किसी जैसी बिजनेस में रियल एस्टेट में चला गया। इस बार वो मुझे लेके नहीं गया, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा क्या चल रहा होगा, 1.5-2 साल मेरी बात नहीं, 2 साल बाद देखता हूँ कि उसके ऊपर बढ़िया पैसा आता है। उसके पास मैंने देखा फर्स्ट टाइम कि वो पॉकेट में से पैसे निकाल रहा है, अदरवाइज उसके पास पैसे होते नहीं थे। वो पैसे निकाल रहा है, पैसे दे रहा है, खर्च रहा है। मेरा इंटरेस्ट आया तो मैंने सोचा चलो मैं एंट्री कर लेता हूँ इसमें। मैंने उससे बात करी और वो मुझे इग्नोर करता रहा, वो मुझे लाया ही नहीं।
उसे लगा ना अब भी फेल हो जाऊंगा। नहीं फेल नहीं हो जाऊंगा, उसको एक्चुअल में क्या था कि ना लाने की, कि उसको अब जरूरत नहीं थी। ओके। उसको मेरी क्या जरूरत थी, पहले ये था ना कि एक हैंड है, क्योंकि वो टीम बनाता था, टीम में होता ना सेल्स वाली टीम, कभी कार्ड बेचने वाले हैं तो उसे टीम बनानी होती थी, तो उसमें मेरे को रख लेता था कि तू भी बेच ऐसे करके, तो उसे टीम थी। यहाँ उसको उससे कोई जरूरत थी नहीं, उसको लगा कि मेरा तो काम चल ही रहा है ऐसे करके। देन वो नहीं लाया उसके अंदर। अब जब वो नहीं लाया तो मैंने कहा तू नहीं लाया तो मैं खुद चला जाऊंगा ऐसे करके। अब आपको मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मैं आपसे ही सवाल पूछ लेता हूँ, और कितने लोगों को पता होगा, आप लोगों को ये पता होगा कि अगर मुझे क्लर्क बनना है तो क्या करना है। आपको पता है कि यहाँ जाना है, मैं इधर जाऊंगा, फॉर्म फिल करूंगा, भरूंगा, जमा करा दूंगा, मेरा टेस्ट होगा, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो बाहर जाऊंगा, यही है। हाँ जी। आपसे पूछ रहा हूँ, रियल एस्टेट बंद करना है आपने, कैसे करोगे? किसी बिल्डर पे जाऊंगा और बात करूंगा कि भैया मैं बेच के दूंगा, हाँ बताओ क्या कमीशन दोगे। हाँ या फिर आज तो बहुत सारी एजेंसीज है जो आपको हाँ, ओपन कमीशन दे देती हैं है ना। सेल करने पे। आपको मैं एक कमाल की बात बताता हूँ, अभी हमने क्या किया कि मेरे पास कई सारे लोग आते हैं, मेरे साथ लोग जुड़ते हैं, और मैं उनको बोलता हूँ जाके बिल्डर से बात कर लो। आपको पता है क्या रेशो होगा बिल्डर से बात करने वाला? उनमें से 100 लोगों को मैं बोलता हूँ बिल्डर से बात कर लो, तो 100 में से 94 लोग जाते ही नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस नहीं उनके पास, करना चाह रहे हैं काम। वो उनको लगता है कि मैं वहाँ जाऊँगा, इतना बड़ा बिल्डर है, मैंने इस फील्ड में कभी कुछ किया नहीं है, वो मुझसे अगर कोई सवाल पूछ लेगा, मेरे से कुछ उसने ऐसा पूछ लिया तूने क्या किया है, मैंने उसको आंसर नहीं दिया तो वो चला नहीं, कैसा है नहीं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ऐसा तो है नहीं। पर ये बात बताएगा कौन उनको? भाई आपकी बंदूक, एक बहुत ही डॉन का मुझे डायलॉग याद आता है कि तुझे पता है कि मेरी बंदूक में गोली नहीं है, मुझे पता है मेरी बंदूक में गोली नहीं है, पर बाहर जो पुलिस खड़ी है उसे थोड़ी पता है मेरी बंदूक में गोली नहीं है। आसान है, पर बताएगा कौन? ठीक है जी, तो बताएंगे तो हम जैसे कोई आदमी आएगा, हम जैसे तो बताएगा नहीं भाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जाके कर लो। देन आफ्टर भी उसको इतना कॉन्फिडेंट नहीं आता। आप बिलीव करिए कि मैंने अपना पूरा ग्रुप बनाया हुआ, जो मेरे अपने पेड मेंबर्स होते हैं उनका एक ग्रुप है। मुझे उन लोगों को ये कहना पड़ता है कि आप जाइए बिल्डर के पास, और आपका अगर कॉन्फिडेंस नहीं तो ये ग्रुप दिखाइएगा, और आपको ये बोलना है कि मैं इस कम्युनिटी का हिस्सा हूँ, इस कम्युनिटी में दिल्ली एनसीआर से 150 से 200 लोग हैं, अगर हमारे को आपका प्रोजेक्ट समझ में आता है तो हम 150-200 लोग एक साथ आपके एजेंट बन जाएंगे, ताकि उनको इतना तो कॉन्फिडेंस आए कि बात तो कर लो। तो चीज है तो आसान, हाँ जी, पर बताएगा कौन कि आपकी सीट के नीचे 1 लाख रुपए रखा है? ठीक बात। तो ये इसलिए टफ है। अब मैं अपने पॉइंट मैं अपने पे आ जाता हूँ। अब मेरे को ये था कि मुझे कर रहा है, मेरे को कैसे जाना है। सेम मुझे क्या था कि बिल्डर के पास जाना है, क्योंकि ये कॉमन सेंस के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मालूम क्या है कि उसका नाम ही खराब है। बेटा उसका नाम होना चाहिए अनकॉमन सेंस, बिकॉज दुनिया में जो सबसे अनकॉमन चीज है उसका नाम कॉमन सेंस है। तो ये कॉमन सेंस था मेरा भी, लेकिन कॉमन सेंस चला थोड़ी मेरे को भी। जब मेरे को आना था तो मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, मैं अपना कोई दोस्त ढूंढ रहा हूँ, मैं कोई अपना जानकार ढूंढ रहा हूँ, मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरी बात क्या था कि जब मैं बिल्डर के पास भी जा रहा हूँ, ये बात सच भी थी कि बिल्डर एंटरटेन भी नहीं कर रहा था एक सिंगल आइडेंटिटी को। हाँ जी, वो ठीक से वो एंटरटेन भी नहीं कर रहा था। हाँ, बहुत लोग आते होंगे आप जैसे। हाँ, तो वो जाते थे तो वो बिल्कुल मतलब बैठे रहो, आधे घंटे बैठा रहे तो मूड ही खराब हो जाता था उसके बाद में। तो है तो आसान काम। अब मैं अपनी बता दूं, मुझे आप बिलीव करिए, उसने जब मुझे नहीं लाया, मैं ढूंढता रह गया कि मैं एंट्री करूं तो करूं कैसे। आप यकीन मानिए 8 महीने तक, 8 दिन नहीं है, कहने को लगता है कि 8 महीने, 8 महीने आप रोज सोच रहे हो, रोज बात कर रहे हो, और 8 महीने बीत गए। 8 महीने बाद जाके एक पर्सन थे जिन्होंने मुझे बोला ठीक है तुम मेरे साथ काम कर लो। अभी मैं चैलेंज बताता हूँ। जैसे मैंने उनके साथ काम करने के लिए बात करी, अब वो क्या करते थे जी, 4 बजे शराब पीते थे, नियम था। वो नियम था। वो हमारा एक फार्म हाउस थे, तो फार्म हाउस में जाते थे 4 बजे। उनको लगता था कि दारू वालू पिला के ही टीम चलाई जाती है। अब देखिए अपना अपना लीडर का अपना सेंस होता है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, और मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं थोड़ा सा काम पहले कर चुका था। 4 बजे वो कह रहे जी रोज हर 2 या 3 दिन के बाद में, तो वो इस तरीके से काम करते थे। तो लीडर हमारे को समझ में, मतलब इस उनका काम करने का तरीका था। दूसरी में बात आता, जब मैं वहां काम कर रहा था तो जो मेरा सीनियर था वो कभी भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देता था। मैं आपको रियल इंसिडेंट बताता हूँ क्यों टफ हो जाता है फील्ड, ये इसलिए मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। वो मैंने एसएमएस मार्केटिंग होती थी उस टाइम पे, एसएमएस शूट किया जाता था। तो एसएमएस शूट की कॉस्ट होती थी उस टाइम पे, आती थी 8 या 9 पैसा। आज भी वही है ना। ने बीच में भी 40 पैसा हो गया था, फिर अभी 8 पैसा है। तो 8 पैसे कॉस्ट होती थी, लेकिन उस टाइम पे आप कितनों भी भेज सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक हैरानी का डेटा देता हूँ, शायद आपको आइडिया, आपने करा हो तो आपको आइडिया होगा। 1000 एसएमएस शूट करने पे, मैं 1000 बोल रहा हूँ, इट्स नॉट 1 लाख, 1000 एसएमएस शूट करने पे 200 से 250 कॉल आती थी। मैं 1000 बोल रहा हूँ। 1 लाख में भी नहीं आती। 1 लाख में भी नहीं आती। 1 लाख में भी आज 40 की गारंटी देते हैं कि आज लाख अगर आप एसएमएस डालोगे तो 40 बोलेंगे सर 40 तक में हम खींच लेंगे। हाँ जी।
तो 10,000 में 800 कॉल आती, 10,000 SMS मारोगे तो पूरा ऑलमोस्ट आप ये मानिए 1 लाख में पूरा प्रोजेक्ट बिक जाता था उस टाइम पे। 1 लाख SMS डाला, पूरा प्रोजेक्ट खत्म है 1 लाख SMS पे, और 8 पैसे का SMS था। तो 8,000 रुपये में आप प्रोजेक्ट सोल्ड आउट कर देते थे उस टाइम पे। अब क्या था, हमें भी पता था कि भाई SMS में इतनी कॉस्ट आती है। अब मैंने अपने उस टाइम पे जब मैं कर रहा था, जो इनके साथ में मैं काम कर रहा था, मैंने उनसे पूछा मुझे ये लेना है। उन्होंने बोला कि 1.5 लाख रुपए का इसका पोर्टल आता है। ये पोर्टल जो है, हाँ, वो कहते हैं एक सॉफ्टवेयर आता है 1.5 लाख का आता है, प्लस 8 पैसे जो आप खरीदते हो करते हो। मैंने कहा ओके। अब मैंने क्या किया जी, 1 साल तक उनके साथ में काम किया, 1.5 साल तक मैंने उनके काम किया, और मैं सोचता रहा कि एक पैसे में जुटा लूँ, मैं अपना पोर्टल ले लूँ एक दिन। जब 1-1.5 साल के बाद में मुझे लगा कि अब चलो कहीं से 50-60 हज़ार रुपये का इंतजाम हुआ। मैंने कहा पता करता हूँ मार्केट में, तो मुझे पता चला ये पोर्टल हमेशा से फ्री था, एवरी टाइम फ्री था, उसका कोई कॉस्ट था ही नहीं कभी भी। मैं गया उनके पास में, कहते अगर ऐसे चलने लग जाओ तो तुम अपनी दुकानें नहीं खोल लोगे। ये उनके वर्ड्स थे। नाउ द पॉइंट क्या है, देखो अपनी जगह वो सही है, मैं उसको जस्टिफाई करूंगा या नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज़ हमें शायद उनको नहीं पता थी कि हमारे बहुत अच्छी कहावत बोली जाती है, वी लिव इन द अबंडेंस। हम बहुत आयत में रहते हैं इस धरती पर, हर किसी के लिए बहुत कुछ, लोगों के लिए बहुत कुछ है। हाँ जी। तो ये ऐसे होता है जनरली, लोगों को क्या लगता है कि अगर मेरे को पैसे चाहिए तो किसी का जाएगा तो मुझे मिलेगा, जो कि एक बहुत ही बुरी थ्योरम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए भी इस धरती पर बहुत कुछ है, मेरे लिए भी बहुत कुछ है, सबके लिए सब कुछ है यहाँ पे। बिल्कुल। उनको शायद ऐसा लगता था। अब ये मान कीजिए 1.5 साल, अब मैं उसकी एक और स्टोरी बताता हूँ इसी में। अब आपके पास ऑप्शन क्या बचा है, या तो आपके सीनियर ही है, या आपके पास में आपके क्रॉस लाइन्स होती हैं, जो आपके थोड़े जो क्रॉस लाइन होती हैं, जिसे कहते हैं कि आपके कॉम्पिटिटर हो गए। बिलीव करिएगा, उन्होंने आज तक कभी भी सही इंफॉर्मेशन नहीं दी। एक ने पूरी नहीं दी, एक ने कभी सही नहीं दी। एक हक का एजेंडा हमेशा से रहा है नेगेटिव करना। आप उससे बोलो ये प्रोजेक्ट बिका, मुझे तो लगता है, आप उससे पूछो कह रहे बकवास भाई साहब, ये इसकी यूनिट नहीं बिकती, ये तो मुझे लग रहा है अंदर खाने ना पेपरों में गड़बड़ है, इनकी तो रजिस्ट्री होएगी नहीं, देख लेना ये फंसेगा प्रोजेक्ट। ऐसी बातें करते हैं वो। तो बेसिकली टफ नहीं है, कोई है ही नहीं हाथ पकड़ के ले जाने वाला, है ही नहीं। ये चीज़ कोई करेक्ट कर दे तो कितना आसान हो जाता है ये। अब हम जैसे को पता ही नहीं था, उन्होंने पूरा होता 1.5 साल वो खराब हो गए। फिर जो कॉम्पिटिटर था वो करीब 1.5 महीने खराब कर देता था, कि वो ऐसी ऐसी बातें ले आता था, पेपर देखो जी अखबार में आ गया, ये तो बनेगा ही नहीं, ये सारी चीज़ें। तो ये सबसे बड़ी आशीष जी से प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? मतलब आप जो बता रहे हैं, एक तो मुझे समझ में आया कि आपको कंसिस्टेंसी से बने रहना पड़ेगा। जो आपने 1.5 साल आपने भी लगाए, नहीं तो आप भी अगर 6 महीने में आउट हो जाते तो शायद आउट ही हो जाते, फिर तो कहीं और कुछ कर रहे होते, लेकिन आप लंबे समय तक बने रहे। उसी पे आ रहा हूँ, जैसे आप कह रहे थे ना, इतने लोग जाते हैं उनमें से वापस आ जाते हैं। तो मुझे अच्छे से याद है, जब मैं उसमें गया था, जो कंपनी में हम थे, तो वहाँ पर नए लोग जो थे वो करीब 30-40 लोग थे। जो क्रिकेट मैंने बताया था दोपहर में वो भाई साहब ड्रिंक करा के 30-40 लोग थे। बिलीव करिएगा उस 30-40 में से मैं अकेला हूँ जो बचा हूँ। मतलब जो आपकी बातें मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ, बट अदर वे कर रहा हूँ मैं आपको। टफ नहीं है, टफ इस वजह से है कि यहाँ पर कोई भी गाइड करने वाला नहीं है, पहली बात है। दूसरा, आप किसी भी कंपनी के पास जाओगे, आप सोचिए ना कि जो कंपनी के पास जाओगे वो अपने बारे में बता रहा है ना कि मैं ही बेस्ट हूं, हाँ जी, बाकी बेवकूफ है। ये भी तो चैलेंज है ना। आप कैसे आप किसी के पास जा रहे हो, कह रहे मैं बेस्ट हूं, उसके पास जाओगे कह रहे मैं बेस्ट हूं, मेरे साथ करो, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। आपको अगर निर्णय लेना है तो निर्णय तो आप तब ले पाओगे जब आपको इसके बारे में भी पता है, इसके बारे में पता है, इसके बारे में पता है, हाँ जी, और सही पता है, और सही कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, हाँ जी। अब ये आता है तो तजुर्बे से। ये तो कोई ऐसा ही बंदा कि भाई तजुर्बा होगा ना, कि भाई कि वो बता दे कि नहीं मैंने यहाँ देखा है, इस पे भी देखा है, इसके भी देखा है। तो मार्केट में बाकी चीज़ों के लिए किताबें आती हैं, आप बड़े बड़े कोर्स आते हैं। मैं आपको एक बड़ी कमाल की बात बताऊंगा, शायद आपको आइडिया भी नहीं होगा। आप मेरे कहने पे किसी भी नोएडा के किसी भी कॉलेज में जाइएगा प्लेसमेंट के लिए, और आप बोलना हम रियल एस्टेट के लिए प्लेसमेंट कर रहे हैं, आपको गेट से भगा देंगे। ये आपके लिए बड़ा सरप्राइज। इतना बदनाम है? आप प्लेसमेंट देंगे, एंट्री ही नहीं है। किसी नोएडा छोड़ दीजिए, दिल्ली एनसीआर पूरे आप गुड़गांव तक में जाइएगा कि रियल एस्टेट की कंपनी प्लेसमेंट के लिए आई है। मतलब मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं, जबकि मैं प्लेसमेंट नहीं कर रहा था, मैं तो मैंने एक पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था। हम जाते थे, आप मेरे यूट्यूब चैनल उसमें पुरानी वीडियोस पढ़ी है, जब मैं वहां गया हूं उसमें रिकॉर्डिंग है कि मैं बच्चों को ट्रेन कर रहा हूं वहां जाके। तो वहां मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए गया था, तो वहाँ मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए गया, और सरप्राइजिंगली क्या हुआ जी, हम 10 में से जाते कहते सर सॉरी फॉर रियल एस्टेट के लिए नहीं हमारा। आप इमेजिन करिए कि जब उन बच्चों में ही नहीं डाला ही नहीं जा रहा कि रियल एस्टेट नाम की कोई दुनिया भी एग्जिस्ट करती है, प्लेसमेंट कंपनी अलाउड ही नहीं है उनके पास जाना, आप उनको हायर भी नहीं कर सकते जॉब के लिए।
तो ये तो अपने आप ऑटोमेटिकली टफ हो गया ना। बाकी चीजों में देखो उनको क्या सिखाया है, क्रेडिट कार्ड ये बेचना, एमबीए मार्केटिंग ये हो गया, ये सारी चीजें अंदर ही सिखाई जा रही है, प्लेसमेंट भी वहीं से की जा रही है। उनको लग रहा है कोई फील्ड है वहां पे हम जा सकते हैं, वो सीख रहे हैं उस चीज को। मैं आपसे पूछता हूँ कितने कॉलेजेस को आप जानते हैं जिसमें रियल एस्टेट का एमबीए कराया जाता है? ना के बराबर, ये मुझे नहीं पता। आपको देखो पता भी नहीं है, जानकारी नहीं है, जानकारी भी नहीं है बहुत कम, मतलब इट इज रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। ओके। तो जब है ही नहीं इतना बड़ा फील्ड, भारत की इकोनॉमी में बड़े योगदान देने वाले में से सबसे बड़ा, और बावजूद इसके में आप जाओगे कि यहाँ पे कोई एमबीए ही नहीं है। और अगर एमबीए आ भी जाता है, कईयों ने ट्राई भी मारा, तो भेज ही नहीं रहा कोई, क्योंकि एक परसेप्शन बनी हुई है। जब टीचरों में ही परसेप्शन बनी हुई है कि हायरिंग हमने करानी ही नहीं है, तो जब टीचर, मेंटर, घर, परिवार, तो टफ तो हो ही गया ना। कहाँ से सीखेगा? आप आएंगे तो आपके पास क्या है? आप एक लड़का भी रियल एस्टेट में आता है, कहाँ है बुक दिखाना, कितने की कैसे बेचे? एमबीए पे इतनी बुक्स हैं, सेलिंग पे इतनी बुक्स है, इतनी कोचिंग्स है दुनिया भर की चल रही हैं। और दूसरी दुख की बात बताता हूँ मैं आपको, जो ट्रेनिंग देते भी, बाकी कई लोग आते हैं ना ट्रेनिंग देने के लिए, आई एम सो सॉरी टू से, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट हमारे यहाँ का एक सिस्टम है, एक हमारे यहाँ का कल्चर है। बेसिकली कल्चर क्या है हमारे यहाँ का, आप नोट करिएगा। चलिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट से बताता हूँ ऐसे करके, तो आप अगर आपने नहीं किया होगा तो यू लाइक इट, और मैं आपकी ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वक्त वो भी ये वाला एक्सपेरिमेंट मेरे साथ में करें प्लीज। अगर आपको करना है तो आपको अच्छा लगेगा, आप लोगों को, यू लाइक इट। आप सब लोग अपनी ऐसे उंगली लीजिए, ऐसे सभी लोग अपनी ऐसे करके उंगली लीजिए। ओके, ठीक है ना? अब इस उंगली को इस तरीके से अपनी ठोड़ी पे रखिए। ये ठोड़ी है, ये गाल है, ठोड़ी ये है। अब यहां पर ना पूरा कैच है, आपने वो नहीं किया जो मैंने बोला, आपने वो किया जो मैंने किया। तो प्रॉब्लम यह है कि हम कॉपी आपकी बातें कभी करेंगे ही नहीं, एक्शन को कॉपी करेंगे। आप हमेशा एक्शन कॉपी करोगे सबकॉन्शियसली। आपने भी वही किया, और आपकी ऑडियंस प्लीज कमेंट में भी डालिएगा, जहां पर ये आपको पॉडकास्ट मिल रहा होगा जरूर डालिएगा। और जिसको स्माइली चेहरे पे स्माइल आया तो वो भी आप लोग डालिएगा कि क्या आपने कहां पर उंगली रखी थी बोलने के बाद में, कमेंट करके जरूर बताइए आप सब लोग। और स्माइली जरूर डालिए, क्योंकि स्माइल सबके चेहरे पे आई होगी, आई नो दिस। तो आप ये मान के चलिए कि आपने जब कॉपी नहीं किया, जबकि आप तो बिल्कुल, मैं बोल रहा हूं आपसे, और बड़ा ब्लंट बोला है मैंने कि अपनी ठोड़ी पर रखिए। आपने कंफ्यूज होके आपने यहां रखा था। नाउ द इशू क्या है? इशू क्या है कि जब ऐसा कोई इंसान आपको सिखाएगा जो उसमें खुद ने कुछ नहीं किया है, तो आपको एक्चुअल वही रिजल्ट आएगा जो उसको आ रहा है। ओके। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब मान के चलते हैं कि आप हमारा एजुकेशन सिस्टम देखिए। देखिए मैं अगेन दोबारा बोल रहा हूं, ये बुराई नहीं है, बट जो इसके पास, हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। आप एजुकेशन सिस्टम देखिए, हमें बिजनेस करना कौन सिखा रहा है? जिसने कभी बिजनेस नहीं किया है, जो जॉब पर है, जो नौकरी पर। और एमबीए की फुल फॉर्म क्या होती है? मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। निकलते ढूंढता क्या है? नौकरी। क्यों? क्योंकि उसे नौकरी करने के लिए एमबीए किया है। नहीं, क्योंकि उसका मेंटर जो है, जो इतना जानता है, वो नौकरी पर है। अब इमेजिन करिए यही आप और मैं चले जाएं, यही एमबीए का कोर्स आप और मैं कराने जाएं, मजाल बता देना कि बाहर निकल के अगर वो नौकरी ढूंढने लग जाए, और नौकरी ढूंढेगा भी ना तो ये सोचेगा कि आपको और मुझे ना पता चल जाए बस, नहीं तो डांट बहुत लगेगी। इट इज ऑल अबाउट कि आप किससे सीख रहे हैं, उसने क्या किया हुआ है, हम उसको थोड़ी दिन में कॉपी करने लग जाते हैं। वेरी गुड। तो यहां पर ये वाला एपिसोड है। अब यही सवाल अब मैं रियल एस्टेट में आता हूं, कौन है, कौन है, और जो है भी तो कितनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है उनकी, क्या किया उन्होंने। 4 किताबें पढ़ी, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो मतलब जिन्होंने कभी एक चौखट भी नहीं बेची है। मैं मान के चलिए, आई एम सो सॉरी, कि वो टीचर जो हैं वो आपको रियल एस्टेट बता सकते हैं, आपको उनके फंडामेंटल्स बता सकते हैं, टर्मिनोलॉजी सिखा सकते हैं, जमीन के एक्वायर लॉ सिखा सकते हैं। पर जब बॉस बेचना है ना, ये घर, ये विला भी बिका था, किसने बेचा है, तो उसके लिए वो एक अलग टैलेंट चाहिए होता है। वो किसी किताब में नहीं, वो सिखाएगा वही जिसने बेचा होगा। बिल्कुल ठीक बात है। सर, आपको क्या लगता है कि अगर किसी को रियल एस्टेट में किस्मत आजमानी है या रियल एस्टेट में सक्सेस पाना है, तो उसके अंदर वो क्या क्वालिटी होनी चाहिए, या फिर किस तरीके के पर्सन इस बिजनेस में आ सकते हैं? देखिए, कमाल की बात तो ये है कि ये अकेला ऐसा फील्ड है, अगर आप मुझसे इसमें दो चीजें हैं। एक, कौन आ सकता है, और अभी तक मैंने देखा है कि इसके अंदर में कौन ज्यादा पैसे बनाए हैं। बिल्कुल यही जानना है। दोनों में बताता हूं मैं आपको, बड़ा सरप्राइजिंग डेटा है मेरे पास में।
मैंने यहाँ पर वो देखा है जो उसने इस काम को पार्ट टाइम जिन्होंने किया उन्होंने बहुत अच्छे पैसे बनाए। जिन्होंने पार्ट टाइम किया? हाँ, अकेले इंडिविजुअल कर रहे हैं। ओके। कंपनी बना रही है, टीम रखे, फुल टाइम जरूरत पड़ेगी आपको, लेकिन इनिशियली जब उन्होंने पैसे कमाए, जिन्होंने इसको पार्ट टाइम एज ए शुरू किया था, उन्होंने बहुत अच्छे पैसे बनाए। तो मेरा आंसर तो कौन आ सकता है? मेरा आंसर है देखिए कोई भी आ सकता है जो एम्बिशियस है, जिसको लगता है कि आना चाहिए, पैसे बनाने चाहिए। आपको इसमें कुछ बेनिफिट्स हैं, मैं वो भी कुछ बेनिफिट्स बताऊंगा। तो जिसको बेनिफिट है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, 70 से 80 लाख रुपए का एक मिडिल क्लास है टर्नओवर लेना है आपने। बिल्कुल, आज के दिन 1 करोड़ रुपए के आसपास कहिए कुछ मैं भी करो, नहीं। हाँ, आपने लेना है, आप किसी ने भी लेना है। हाँ जी। मिडिल क्लास लेना है, एक हस्बैंड 50,000 कमाता है, वाइफ 50,000 कमाती है, लाख रुपए कमाती है, कौन सा काम है जिससे लेके दिखा दो? हाँ जी। 50 लाख की 65 लाख की गाड़ी या 40 लाख की ऑडी वगैरह वो नहीं लेंगे, वो कहेंगे हाँ इतनी महंगी गाड़ी है। लेकिन घर 60 लाख का होगा उनका, हाँ, उससे कम में आएगा ही नहीं कुछ, वो ले लेंगे उसको। लेंगे। ठीक है जी। अब वो इसलिए ले लेंगे क्योंकि हमारा जो बैंकिंग है वो 25 साल के लिए लोन दे देता है इसके अंदर। हाँ जी। तो भाई जितना बड़ा टर्नओवर होगा उतना बड़ा आपका फायदा होगा। आपने तो टर्नओवर काउंट किया ना इसके अंदर में। बिल्कुल। अभी जैसे मेरे स्टूडेंट जो जैसे जिन्होंने ज्वाइन किया, अभी मेरे पास लखनऊ से मेरे पे ज्वाइन किया था उन्होंने, 4 महीने पहले उनकी कोई सेल नहीं थी, 4 महीने बाद बोलते कितना हुआ, मैंने टर्नओवर कितना हुआ, कह रहे 21 करोड़ का टर्नओवर है। एक लेडी है और वो तो घर से बिजनेस चलाती हैं, एंड अगेन शी इज फ्रॉम लखनऊ। 200 यूनिट करी है घर से उन्होंने। अब 200 यूनिट सेल करी है। ये घर से बेच कैसे देगा कोई? अरे वो टेली कॉलर, उन्होंने अपनी कॉलिंग वाली फीमेल रखी हुई है, स्टाफ ही फीमेल घर पे रखा हुआ है। वो लड़कियां जाती हैं विजिट कराने के लिए पास में। ओके। वो घर से निकलती भी नहीं है, तो वो लड़कियां जाती हैं, विजिट कराती हैं, आ जाते हैं ऐसे करके। आप ये मानिए ये यूनिट है 200। मैंने उनको खैर इंटरव्यू के लिए बोला था, पर उन्होंने बोला कि मेरे घर का नियम है, हम वीडियो पे नहीं दे सकते, अदरवाइज मेरे पास मेरे चैनल पे उनका टेस्टिमनी वीडियो जरूर होता है ऐसे। अब 21 करोड़ का टर्नओवर है, देखने में लगे 21 करोड़ रुपए भाई करते करते डाबर को भी इतना, आप शार्क टैंक में देखेंगे आपका 14 करोड़ का टर्नओवर है। अच्छा 14 करोड़ बहुत है भाई, आप प्रोडक्ट अगर आपका 40 50 60 70 रुपए का है, यहाँ 21 करोड़ का टर्नओवर, मात्र 21 यूनिट है, 21 कस्टमर है आपके, 21 कस्टमर है कुल। तो यहाँ का जो सबसे बड़ा और अच्छी बात है कि 21 कस्टमर वो नहीं है, आपको कोई नए कस्टमर नहीं ढूंढना, ये वही 21 कस्टमर है जो आपके लगभग एक स्मार्टफोन सैमसंग के बाहर है। हाँ जी। तो आपको मेरे लिए रोलेक्स घड़ी बेचना है तो मुझे बायर सेगमेंट चेंज करना पड़ेगा, मैं मिडिल क्लास को रोलेक्स नहीं बेच पाऊंगा। बिल्कुल। तो वो है उसी बायर से आप 70 लाख का टर्नओवर लेते हो। तो ये रीजन है, तो ये तो किसी के लिए भी हो जाता है, कोई भी आ जाए इसके अंदर में कर ले, और नीड उनकी ज्यादा है। बिल्कुल। मैं आपको आपके इस पॉडकास्ट से बताता हूँ, आप कमाल की बात देखिए इसकी डिमांड कैसे आती है। सास बहू का झगड़ा हो गया, हाँ जी, सास बहू जड़ गए, अभी भी आप और मैं बात कर रहे हैं इस वक्त में, कितनी फैमिली होंगी जिसको कई तो सुन रहे होंगे आपकी ऑडियंस, उनके घर में चल रहा होगा अभी। अच्छा। सुबह ही वो अटके हटा हुआ होगा कि अभी सास बहू और अब देवरानी ननद घर में कुछ भी डिस्प्यूट फ्रिक्शन हुआ होगा अभी ऐसे। अभी इस वक्त उनके मन में सिर्फ एक ही चीज चल रही होगी कि मुझे अपना घर लेना है, एक ही चीज चल रही होगी, ना आपको डिमांड क्रिएट करनी है ना मुझे करनी है। लड़ाई हो रही है, फ्रिक्शन हो रहा है, डिमांड आ रही है जी हमारी, घूम फिर के हम लोगों के पास लेने आ जाएंगे। पहली बात, प्रमोशन हो गई जी किसी आदमी की, और बढ़िया प्रमोशन हो गई साहब, जीएम बन गए। अब ये रहते थे जनता फ्लैट में, अब जीएम बन गए। जनता फ्लैट एक ही बच्चा है इनका, बढ़िया रह सकते हैं उसके अंदर में, रहेंगे अब इसमें नहीं, अब चाहिए क्यों? प्रमोशन किसी और की हुई है, प्रोडक्ट मेरा बिकेगा। ठीक है जी, ठीक बात है। तीसरा एक और मैं बताता हूं आपको, ये तो 2 कंडीशंस हो गई। तीसरा आता है बाहर से कोई इंडस्ट्री आ गई, बाहर से इंडस्ट्री आ गई, उसने एम्प्लॉयमेंट निकाल दिया, उसने फैक्ट्री लगा दी हमने एक्सप्रेसवे पे, बाजू में किसका, फिर से हमारा इंडस्ट्री बाहर से आई, नौकरी वो दे रही है, माल बिक जाएगा मेरा। तो फैक्टर्स इतने सारे हैं यहाँ पर, घर खरीदने इतने सारे हैं डिमांड के लिए। और कमाल की बात यह है कि लैंड बनती नहीं हमारे यहाँ, एक अकेली चीज है, हम भी मैन्युफैक्चर होते हैं, आप और मैं भी मैन्युफैक्चर किया जा सकते हैं। बत्तख हो गया, मुर्गा हो गया, मछली हो गई, सब मैन्युफैक्चर आप हम और मिलके मैन्युफैक्चर कर सकते हैं उनको, पर लैंड नहीं कर सकते। लैंड हम मैनुपुलेट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। मतलब इधर की बजरी उठा के समंदर में डाल दी, पहाड़ तोड़ के सीधा सपाट कर लिया, थोड़ा बैठने के लिए जगह मिल जाए। और हम सबको पता है कि इतना समुंदर है, इतना पानी है, इतना हमें चाहिए, इतने जंगल है, इतने चाहिए ना जंगल, आप ऐसे नहीं काट पाओगे ना। आप इतना जंगल है, इतना ही है, तो बचती जमीन ऐसे। आपने नोट किया किसका दिमाग आया होगा कि घर ऐसे बना लेते? कैसे, क्यों आया हो भाई ऐसे? आप इतनी तकलीफ में क्यों जाओगे 7वें फ्लोर तक चढ़ के? घर ऐसे बनते थे ना। हाँ, पहले तो ऐसे बनते ऐसे बन रहे थे घर। किसी का दिमाग तो है ऐसे। आप सोचो अगर किसी का दिमाग नहीं आया होता ऐसे बनने का, इसमें जमीन नहीं होती सर, किसी का नया घर नहीं होता किसी का। इतना प्रॉब्लम है जमीन। तो आंसर है मेरा,
कोई भी इसके अंदर में आ सकता है, ठीक है जी, कोई भी इसके अंदर में काम कर सकता है। अब आपका दूसरा सवाल था इसके अंदर में माइंडसेट का क्या होता है सर? हाँ जी। देखिए सर, माइंडसेट क्या होता है, वो चाहे वो रियल एस्टेट का हो चाहे किसी और चीज़ के लिए। रियल एस्टेट एक व्हीकल है बस, आपको पैसा कमाने के लिए एक व्हीकल होता है। व्हीकल कितना फास्ट है, आप यहाँ से हवाई जहाज से, अब एक पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है वो, लेकिन कार से कोलकाता जा रहा है, और एक आदमी है जो अनपढ़ी आदमी है लेकिन वो हवाई जहाज से कोलकाता जा रहा है, तो कौन पहले पहुंचेगा? हवाई जहाज वाला पहुंचेगा। तो व्हीकल का मैटर हो गया ना। अब आप और मैं सोचिएगा कि हमने पूरी जिंदगी सबसे ज्यादा मेहनत किस चीज पे करी? हमारे पेरेंट्स किस बात के लिए मारते थे? मुझे नहीं पता आपको मारा नहीं मारा, मुझे तो मारा है ना। तो मुझे तो, हमें किस बात के लिए मारते थे? इस बात के लिए पिटाई करते थे कि व्हीकल अच्छा मिल जाए, क्योंकि उन्हें पता था एक बार सही व्हीकल पकड़ लिया फिर व्हीकल की अपनी ताकत है। एमबीबीएस एमडी एक व्हीकल है, उसे इतना आ ही जाएगा, कहीं पर भी ठोक के भी लगा देगा, मैं एमबीबीएस एमडी न्यूरो सर्जन हूँ, 3-4-5 लाख रुपए ले गया घर में। तो जितनी मेहनत थी व्हीकल पकड़ने के लिए थी। इस जैसे मैंने आपको बताया, अनपढ़ आदमी भी अगर सही व्हीकल पकड़ लेगा तो व्हीकल की अपनी रफ्तार होती है। अब डॉक्टर को अनपढ़ पकड़ नहीं सकता, इसको पकड़ नहीं सकता, ये पकड़ नहीं सकता, पर इसको तो पकड़ सकता है। बिल्कुल। तो रियल एस्टेट भी एक सिर्फ व्हीकल है, और अच्छा व्हीकल है, बहुत तेज व्हीकल है, फास्टेस्ट व्हीकल है, बढ़िया है, टर्नओवर बढ़िया क्रिएट होता है। लेकिन इसमें पैसा आने के लिए आप कह रहे हैं वो माइंडसेट, वो हर फील्ड के लिए है, वो हर फील्ड के लिए उसको उसमें भी ये सेम ही चाहिए होगा। आने से पहले उसका उससे मनी से रिलेशन उसका ठीक होना चाहिए। ओके। मनी के साथ में हम, आपको सब लोगों को आइडिया होगा कि हम लोगों के मनी से रिलेशन बहुत खराब है। जैसे कैसे? पैसों के साथ में, चलिए मैं आपको ऐसे एक बात आता हूँ, आप कितने अपनी गाड़ियों और कितने ऑटो के पीछे देखा है संघर्षी जीवन है? बहुत सारे कोट्स लिखे रहते हैं, संघर्षी जीवन है। आप नोट करिएगा कि कितने सुंदर लगते हैं कोट्स, सुनने में कितने अच्छे लगते हैं, संघर्षी जीवन है। पर आप, ये तो बिलीफ सिस्टम है ना, ये तो हमारा बिलीफ सिस्टम है। जिसने लिखा होगा संघर्ष जीवन है, जिसने माना होगा संघर्षी जीवन है, तो फिर वो, अगर उसको आप बोलो कि इस तबेले में भैंस गिन, इसी आदमी को जिसका मानना है कि संघर्षी जीवन है और बिलीव है इसका, ऐसे किसी आदमी को तबेले में भैंस गिनने भेज दो जिस तबेले में 150 भैंसे हो। वो क्या करेगा? नीचे बैठेगा, सबसे पहले भैंसों के पैर गिनेगा, 4 से डिवाइड करेगा, फिर कहेगा 150 भैंसे हैं। क्योंकि उसको पता है कि संघर्षी जीवन है, इतनी आसानी से कुछ मिलता नहीं है, तो काम को जानबूझ के टफ तरीके से करेगा। तो माइंडसेट तो ऐसा होता है ना, आपका बिलीव सिस्टम बनाता है। अब वो यही बात अगर उसको ये बता दी गई होती कि भाई जीवन में चीजें करना बहुत आसान है, ये बिलीव होता है। हाँ जी। अब ये बिलीव सिस्टम अगर आपका बचपन में बना है 3 महीने में, तो बड़े होके बनने में इसको बहुत टाइम लगेगा। आपको बहुत अफर्मेशन यूज करनी पड़ेंगी, बहुत सारे आपको कोट्स लिखने पड़ेंगे, हाथ से लिखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तब जाके आपकी इस चीजें करेक्ट होंगी। तो व्हीकल तो पावरफुल है ही, इस व्हीकल के साथ में आपका जो माइंडसेट होता है, जो मनी के साथ आपका रिलेशन होता है, वो आइडेंटिफाई करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने मनी के रिलेशन की वजह से मरे पड़े हैं, इसलिए नहीं कि व्हीकल खराब है उनके पास में। ओके। आप और बात करिए, 5-10 मिनट किसी से बात करिए ना, आपको बात करते ही उसके मनी के साथ में रिलेशन समझ आया। 5 या 7 मिनट उससे बात करिए, आपको पता चल जाएगा इसके साथ मनी के साथ इसका रिलेशन कैसे है। बता दूं कुछ एक एग्जांपल। बिल्कुल वही एग्जांपल ही जानना चाह रहा था, कैसे पता लगाएं। हाँ देखिए, आप जैसे किसी के साथ बैठे हुए हैं, तो आपको बातों बातों में थोड़ी देर में कंधे पे हाथ रख के कोई ये बात बोले, कह रहे भाई सुन मेरी बात में, पैसा इतना भी जरूरी नहीं है। रेड फ्लैग, रिलेशन बहुत खराब है। बात सही गलत की नहीं है, बात यह कि यही बात अगर अंबानी जी कहते हैं तो सही है, यही बात आदमी ब्रोड कहता है तो वो यानी मनी से उसका रिलेशन खराब है। दूसरा आदमी आता है, एक बहुत ही बड़ी कहावत है हमारे यहाँ भाई, और अभी भी है कि जितनी चादर उतने पैर पसार। मनी के साथ रिलेशन खराब है, और चादर ही नहीं खरीदना चाह रहे हो। मतलब मैं, वो रेड फ्लैग्स हैं कि हाँ, कि भाई जितनी चादर है उतने पैर पसार, ये मनी के साथ उसका रिलेशन खराब है। फिर आप देखिएगा किसी लोगों को आप अच्छा, उनमें मैं भी हो सकता हूँ, बस इतना फर्क हो सकता है कि मुझे पता है तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ ना, जिसको पता नहीं वो काम नहीं कर रहा होगा। ठीक बात है। तो बस दोनों में इतना फर्क है। तो ऐसा नहीं कि हम नहीं होंगे या हमारे सराउंडिंग में मेरे पास सारे लोग ऐसे नहीं होंगे जिनके मनी से साथ रिलेशन अच्छे होंगे, कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरा रिलेशन बहुत अच्छा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं अवेयरनेस में हूँगा, और अगर मैं अवेयरनेस में हूँ तो मैं ठीक कर सकता हूँ। मैंने एक हॉस्पिटल था, उसके आगे लिखा देखा था, इफ डायग्नोज इज डन मीन्स हाफ क्योर, कि किसी चीज के बारे में पता चल गया तो ये मतलब कि आधा तो काम हमने, बीमारी ठीक ही हो गई, मान के चलो आपका ऐसे हाफ क्योर हो गए तुम ऐसे। तो अगर आप अवेयरनेस में आ जाते तो पहले तो ये समझो कि काम हो ही गया, आधा तो काम तुमने कर ही लिया। अब इसमें क्या आता है कि आप जैसे किसी के साथ बैठे हैं, आप उसको सिंपल सा पूछिए वो पैसे कमाता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। वो पैसे कमाता है और पैसे कमाने के बाद में वो पैसे खर्च देता है, उसके पास पैसे नहीं बचते लास्ट में। उसने लगे कोई भी आएगा वो खर्च देता है, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसको पैसे बचाने के लिए किसी को देना पड़ता है, रखना पड़ता है, तू रख ले, तू संभाल ले, तू एफडी कर ले, कोई ऐसा कर ले जिसका चेक बुक ना हो, मैं कभी निकाल ना पाऊँ, क्रेडिट कार्ड तोड़ देता है कोई गुस्से में। और कई बार होता है क्या कि बड़े गया तो कोई बड़ी महंगी चीज़ ले ली, या रात को कभी बहुत ज़्यादा खर्च दिया ऐसे करके, और उसके बाद में वो पछताता है कि भाई मैंने खर्च दिया, उसके पास अकाउंट पैसे नहीं रहते हैं।
ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है उन लोगों का जिनके साथ में पैसे के साथ रिलेशन उनके ठीक नहीं है। ओके। सीधा सा है, आप उनसे पूछेंगे पैसे कितना कमाता है, इससे मैटर नहीं करता, पैसा कमाना टैलेंट का मैटर है, व्हीकल का मैटर। जो मैं बता रहा हूं कि कमाने के लिए तो रियल एस्टेट बड़ा अच्छा व्हीकल है, ठीक है, लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए आपको पैसे के साथ में रिलेशन होता है। अब ऐसा किसके साथ में होता है? ये उन लोगों के साथ में होता है जिनके बचपन के अंदर में पेरेंट्स जो होते हैं, उन पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं ये बात उनके दिमाग के किसी कोने में डाल दी गई है कि जो अमीर आदमी वो गंदा होता है। तो अब जिसके बचपन में डाल दिया अमीर, अब गंदा कोई नहीं बनना चाहेगा। आप होना चाहोगे? कोई नहीं, मैं भी नहीं, कोई नहीं होना चाहेगा। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या काम करेगा? जैसे ही आपके पास पैसे आएंगे वो आपसे कुछ ऐसा करवाएगा कि आप उस पैसे से पल्ला हाथ छोड़वा लो। आप उस पैसे से पल्ला छोड़ दोगे ऐसे करके, किसी भी तरीके से करवा देगा। आपको गलत इन्वेस्टमेंट कराएगा, कोई बहुत लुक्रेटिव आपको ललचाने वाले शेयर खरीदवाएगा जिसमें 20, 22, 24% का रिटर्न होगा, और ऐसे वो करवाएगा आपसे। आपका ब्रेन वो करवाएगा, आपको उस डायरेक्शन में ले जाएगा ऐसे करके। मनी की, क्योंकि रिलेशन आपका मनी के साथ में बहुत ज्यादा खराब है, तो वहां क्या हुआ, वो आपसे ऐसे करवाएगा, इन्वेस्टमेंट करवाएगा, और आपको वहां ना कहीं आपके हाथ से लास्ट में पैसे से हाथ छुड़वाएगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको यहां पर लेके आना चाहता है कि तेरे पास अब पैसे नहीं, अब तो अच्छा इंसान है। दिस इज द प्रॉब्लम। तो पैसा, आप कह रहे हैं रियल एस्टेट व्हीकल है, यस पावरफुल है, पैसे कमाओगे, बहुत कमा लोगे। अब दूसरी चीज आती है कि लेकिन अब मैं आपको एक और एंगल बता दूं इसके अंदर में। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 हमारा ये होता है कि हाउ यू डू वन थिंग डू एवरीथिंग। एक सिंपल रूल है। ओके। मतलब अगर किसी भी आदमी को मैं जज करना हो किसी को, आप उसको कील ठोकते हो दीवार पे देख लो, किसी को भी देख लो, जैसे वो कील ठोक रहा बिजनेस भी वैसे चलाएगा। उसको दूध लेने भेज दो, जैसे दूध लेके आएगा वैसे पूरा बिजनेस चलाएगा, जैसे वो दूध लेने जाएगा वैसे अपना रिलेशन चलाएगा। छोटा कोई बोलो ये किताब को सफाई करके पूरा बना के ना यहाँ की तरफ में रख दे। हाउ यू डू वन थिंग डू एवरीथिंग। अब ये बात मैं आप इसलिए इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूं कि अब उसका जो, जैसे हम बता दें मनी के साथ रिलेशन हो गया, खराब हो गया, आपको ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मेरे शब्दों का उच्चारण मैं बहुत अच्छा रखना चाह रहा हूं, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। हम लोगों को ये सिखाना चाहिए कि हमें जो काम है ना, लड़ना सिखाना चाहिए, जीतना नहीं। हमारा पूरी व्यवस्था जीतने पे लग गई है, और जब आप किसी को जीतना सिखाओगे ना, तो जीतने के, आपने उसे लड़ना नहीं सिखाया, अगर आपने उसे जीतना सिखाया तो प्रॉब्लम क्या है कि ये क्विटर बन जाएगा। बिल्कुल नहीं जीत पाया तो हट हाँ, ये छोड़ के दूसरे पे जाएगा। और क्विट करना अगर इसने एक बार सीख लिया तो जिंदगी भर क्विट ही करता रहेगा, क्योंकि एक क्विटिंग एक ऐसा श्राप है और ये एक ऐसी हैबिट है। क्योंकि इस हैबिट में सबसे खूबसूरत बात क्या होती है कि जैसे ही आप यहां पे करते हो, दूसरी तरफ की घास बहुत अच्छी होती है, एंड देन जैसे ही आप वहां जाते हो तो पहला जो 2 महीना होता है वो हनीमून होता है, बहुत प्यारा पीरियड होता है, नई जिंदगी, चाहे वो रिलेशनशिप क्यों ना हो, कि एक छोड़ के, एक के साथ छोड़ के अगर कोई दूसरा फीमेल जा रहा है, मेल जा रहा है, तो उसको वो जो 3 महीने का जो करिज्मेटिक टाइम होता है, एंड देन वो बिजनेस में भी होता है, नए व्यापार में भी होता है, नए लोगों से मिलने पर भी होता है, नीचे भी होता है, अच्छा भी होता है, सब जगह ही होता है। तो करिज्मेटिक होता है, कई बार वो करिज्मेटिक एनवायरनमेंट होता है। अब वो क्या होता है कि वो कुछ दिन बाद में डल होने लगा, क्योंकि वहां पर काम करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, देन उसको लगता है कि दूसरी जगह जाते हैं, अब वहां पर जाते तो वो उसको फील आती, स्मेल आती वही करिज्मेटिक की। अब वो क्या करते हैं, इस करिज्मेटिक एक्सपीरियंस के पीछे भागते हैं, एंड देन क्या होता है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी लाइफ एंड हो गई। स्ट्रगल करते करते वो 2-2 महीने के, 3-3 महीने के प्लेजर के लिए उन्होंने अपनी हैप्पीनेस को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। तो यहां पर भी क्या होता है कि हमें, अगर जो माइंडसेट की अगर बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है, अगर हमने उनको यह सिखाया है कि लड़ना सिखाया, जीतना नहीं सिखाया, तो होगा एक दिन क्या? सिंपल सी बात है ना, आपका नसीब क्या होगा, मेरा नसीब क्या होगा, लक होगा, सबका लक हम जानते हैं कि अलग अलग हो सकता है, लक मानने वाला भी, नहीं मानने वाला भी। आपके पॉडकास्ट पर भी काफी लोग आते होंगे, एस्ट्रोलॉजी ये भी आते होंगे, लेकिन एक चीज पे तो आप और मैं बिलीव करेंगे ना, कि अगर मैं आप जहां पर बैठे हैं, या आपकी ऑडियंस जहां पर भी बैठी है, आप अपने पैर के नीचे खोदना शुरू करो, तो कौन कौन गारंटी दे रहा है मेरे पैर के नीचे पानी नहीं निकलेगा? गारंटी तो कोई नहीं दे सकता। गारंटी मतलब पैर के नीचे पानी निकलेगा। अच्छा। पानी नहीं निकलेगा तो तेल तो निकल जाएगा। हाँ, कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा। नहीं सर, पानी निकलेगा, लेकिन एक चीज है, किसी का 100 फुट पे निकलेगा, हाँ, किसी का 200 फुट पे निकलेगा, किसी का 500 फुट पे निकलेगा, 7, ये लक है। समय आपको लगाना सब पड़ सकता है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, फाइट ज्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन यहाँ पर सक्सेस आएगी आएगी। हाँ,
अब जो मैं बात बता रहा था कि यहाँ खोदा आपने 15 फुट, वहां खोला फिर 15 फुट, ऐसे खोदते खोदते एक दिन आप 1 लाख फुट भी खोद लेंगे, लेकिन कहीं नहीं निकला, पानी नहीं निकलेगा। जो लड़ना जानता है ना, उसका पानी निकलेगा एक दिन। वेरी ट्रू। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या आती है, हमने सिखा दिया जीतना, हर किताब में, हर उसमें जीतना, विनिंग इज द हैबिट, विनिंग, यस विनिंग इज द, किसी ने लड़ना क्यों नहीं सिखाया? आप देखिए कि आप और अगर कामयाबी पे बैठे हैं और बाकी लोग जो बैठे हैं वो अपने इस एटीट्यूड से, अब में और मेरे पे है क्या ऐसा? मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है। मतलब मैं तो अपने पढ़ाई में क्लास में कोई अच्छा बहुत नहीं था, बहुत स्ट्रगल करता था मैं पढ़ाई में, और बहुत लोगों को मैं जानता हूँ मैं पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। ऐसा क्या हुआ कि आज काफ़ी, और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि वो मेरे से भी खराब थे पढ़ाई में और बाकी में भी खराब थे, लेकिन सब में एक चीज़ बड़ी कॉमन थी, वो लड़ाई का जज्बा था। जैसे हमें याद आता है कि हमारे एग्जाम होते थे तो हम 3 दिन तो रात भर पढ़ रहे हैं, सुबह तक पढ़ रहे हैं, आंख मल के समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, नंबर हमारे सबसे कम आ रहे हैं, 3 दिन 4 दिन पढ़ने के बाद भी कम आ रहे हैं। हमें कोई स्पोर्ट्स में जाना है तो सुबह सुबह हम 5 बजे स्पोर्ट्स में चले गए, या बॉल नहीं हो रही दोबारा कर रहे हैं, ये उंगली टूट गई फिर इस हाथ से बॉल कर रहे हैं, है ना, फील्डिंग कर रहे हैं, टूटे पैर से कर रहे हैं, धूप में कर रहे हैं, पानी नहीं है, बेहोश होकर एक आध गिर रहा है, एंड दिस दी फाइटिंग। तो जो कामयाब हुए हैं ना, वो इस वजह से हुए कि वो फाइट करना सिखाया। अगर हम किसी को फाइट करना सिखा दें, प्रॉब्लम क्या है कि आज की डेट में और एक एज के बाद में, मतलब 30 के बाद जब इंसान होने लग जाता है तो फाइट करना भी छोड़ देता है, फाइट करना छोड़ देता है। तो ये दो चीज़, एक होता है माइंडसेट, जैसे मैंने बताया कि फाइटिंग वाला कि आपको फाइट, और दूसरा उसके पैसे के साथ में रिलेशनशिप। एक पैसे के साथ में रिलेशनशिप होता है कि खर्चना ही नहीं जानता, ठीक है जी, खर्च नहीं, वो पैसे जोड़ता रहता है। अब ये भी बचपन का ट्रॉमा होता है। पैसे जोड़ने वाले का क्या होता है कि कई बार उसकी फैमिली में बचपन में कोई ऐसा बुरा वक्त देखा होता है, या उनकी मम्मी ने देखा होता है, तो उन्होंने तो नहीं देखा लेकिन उनकी मदर ने कभी देखा था, तो मदर पैसे जोड़ती रही, तो मदर ने नहीं देखा तो उनकी दादी ने कभी देखा, तो वो पैसे जोड़ते रहे। तो कॉपी करते हैं हम लोग, तो उनकी मदर भी पैसे जोड़ रही हैं, वो जोड़ते जोड़ते इतना जोड़ रहे हैं कि अब उनको पैसे लगाने में दिक्कत आ रही है। हाँ, उससे मोह हो गया बिल्कुल। हाँ, तो वो चीज़ दो हो जाती है। तो एक माइंडसेट मनी के साथ, एक हो गया जो सेविंग के, भाई कि आपने कोई बुरा टाइम किसी आपके, आप अपनी चेन में देखो कि आपको किसी ने बुरा टाइम देखा, तो वहां से तो नहीं आपकी हैबिट बन गई है कि पैसा निकालने में आपको बिल्कुल आत्मा मर जाती है कि भैया पैसे लगाने में आती है। तीसरा इसके अंदर में आता है कि हमारे को जॉब करना सिखाया गया है। जॉब का एक माइंडसेट होता है, आप जॉब के माइंडसेट से बिजनेस नहीं कर सकते ना, ठीक बात है। आप जॉब माइंडसेट से बिजनेस का, अब जॉब माइंडसेट सिंपल सा है, क्या जॉब और बिजनेस के माइंडसेट में एक फर्क होता है। जॉब वाले आदमी से आप बिजनेस के लिए, मैं एक एग्जांपल बताता हूं, मैं तो रियल एग्जांपल से, कितना सिंपल है। आप 1.5 लाख रुपए लगाते, मैं आपको लीड बता रहा हूं, मतलब इससे इजी कुछ नहीं होगा। 50,000 रुपए, अभी आप कोई प्रोजेक्ट लीजिए, उसमें 3-4 प्रोजेक्ट लीजिए, उसमें लीड जनरेट करिए, फेसबुक गूगल आपको देते हैं, बहुत ज्यादा लीड 150-200 रुपए की आ जाएगी, 200 आपके पास में लीड आएंगी। मैं आपको बिल्कुल एक फिगर बता रहा हूँ, हाँ जी, 500 लीड भी आ गई तो कितने की आ गई? 1 लाख रुपए की। हाँ जी, 1 लाख रुपए। एक टेलीकॉलर रखा 15,000 रुपए में। टेलीकॉलर भी आजकल कॉन्ट्रैक्ट पे आती है, आपको रखनी भी नहीं है, ठीक बात है। 15,000 वो बढ़िया, 10,000 की आती है, वैसे 15 बोल रहा हूँ। 15,000 की हमने टेलीकॉलर रखी, 4 महीने, 15 चौक 60,000 रुपये हो जाते हैं, ठीक है जी। प्लस सैटरडे संडे आपको साइड वेट करानी है, टोटल कॉस्ट आती है आपकी 1,60,000 रुपये। सैटरडे आपका फ्री है, मैं मान के चल रहा हूँ। वो टेलीकॉलर विजिट करिए, और वहाँ पर भी आपको एक RM मिला हुआ है बिल्डर का, जिसके पास आपको ले जाके बिठाना है। आपकी पूरी इसके अंदर में एक रोल है, बस फॉलोअप करना। अब बहुतों को फॉलोअप नहीं आता होगा, फॉलोअप करना और पॉकेट से पैसे निकलवाना, ये चीज़ सीखनी पड़ती है, क्लोजिंग, ये पार्ट सीखना पड़ता है। ये सीखने में कितनी देर लगेगी? अगर आपको मैं सिखाऊंगा, मेरे ख्याल 4 घंटे बाद सीख के निकल जाओगे। फिर प्रैक्टिस आप भले 2 महीने करो, 3 महीने करो, आप 1 महीने में एक्सपर्ट हो जाओगे। आपको मैंने ये इतने से बता दिया। अभी मैं आपके पॉडकास्ट पे बोलूँ 1,60,000 रुपये देने, एक सिंपल प्रोसेस में, बिलीव करिएगा अभी भी लोग नहीं देंगे। अब इसका उल्टा करते हैं, यही उल्टा करते हैं इसी पॉडकास्ट, इसी स्कीम को बदल देते हैं थोड़ा सा। इसी स्कीम को ऐसे बदल देते हैं कि मैं बोलता हूँ कि देखो जी, आपका 1,60,000 रुपये आप दीजिए, 1,60,000 नहीं, 3,25,000 रुपये दीजिए, और आपकी गवर्नमेंट जॉब पक्की है। लोग 5 लाख भी दे देंगे। सो वो लोग भी, रिक्शे वाला भी पैसे ले आएगा भी 3,50,000 रुपये, हाँ जी, वो ले आएगा, जबकि उसके अंदर में कितने मिलने? 20, 30, 40, 50,000 में मिलने, 30, 40,000 में मिलने। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। तो वो जॉब माइंडसेट हो गया, बिजनेस माइंडसेट हो गया। तो जॉब माइंडसेट से भी आप इस बिजनेस को दो, तो एंट्री करते वक्त तो ये व्हीकल तो है ही ताकतवर, पर ये जो 3 फैक्टर जो माइंडसेट के होते हैं, ये करेक्ट करना एक इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, सो ये आपने बहुत बेहतरीन बात बताई माइंडसेट के बारे में। आपको
अल्टीमेटली बिजनेस करना है तो बिजनेस माइंडसेट के साथ करना पड़ेगा। कई लोगों का माइंडसेट है, पैसे भी लगाने को तैयार है, लेकिन उन्हें सही प्रोसेस नहीं पता। तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई रियल एस्टेट में एंटर करना चाहे और एज एन एजेंट या एज ए ब्रोकर एंटर करना चाहे, तो वैसे क्या काम करे जिससे कि उसको अर्ली सक्सेस मिल जाए या उसकी पहली सेल जल्दी आ जाए? देखिए, पहला काम इसके अंदर में जो इस पूरे प्रोसेस में क्या करना होता है, मैं स्टेप स्टेप करके बताता हूँ। हाँ जी। सबसे पहला स्टेप इसमें यह है कि आपको एक साथ 5 प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। अच्छा, कम से कम 5 प्रोजेक्ट एक साथ लेके चलने 5 सेलेक्ट कर लेकिन अच्छा, चलना है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। अच्छा। आऊँगा भी बाद में। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है, अभी पता चल जाएगा। 5 आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने हैं कि कौन सा मेरे को करना है। ठीक है। उससे पहले अगर आपको इनका चैनल पार्टनर बनना है, आपके पास में 2 तरीके चैनल पार्टनर बनेंगे। आप डायरेक्टली इनके साथ चैनल पार्टनर बनते हैं, आप रेरा अप्लाई करिए, आप चैनल पार्टनर बन जाइए। या बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके साथ में आप एसोसिएट हो जाइए। किसी हाँ भी जी। कंपनी के साथ आप जुड़ जाइए। वहाँ रेरा नहीं लेना पड़ता। वहाँ एक्चुअली वो कंपनी का रेरा चलता है एंड इट इज़ लीगल अभी तक। एज़ ठीक ऑफ है। नाउ आप कर सकते हैं। बाद में फ्यूचर में क्या होता है पता नहीं, बट अभी कर सकते हैं ओके। कि वो कंपनी अपना रेरा है तो वो करे। अब जैसे मेरी कंपनी मेरे पास कल मैं 4000 एम्प्लॉय रखूंगा, 4000 का थोड़ी मैं रेरा निकलवाता हूँ। ठीक बात है। हाँ। सबको और उसको प्रोसेस में डाल देंगे 4000 लोगों का 25,000 पे, तो कंपनी तो कोई कॉर्पोरेट कभी बनी नहीं पाएगी। समझ गया मैं। फिर भी गवर्नमेंट क्या करती है वो उनका कॉल है। तो अभी तक ऐसा नहीं है। आप कंपनी में जाते हैं, आप कंपनी में उसके साथ काम करते हैं, आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। तो ये दोनों तरीके आपके पास आ गए। अब जैसे आपने, और इनको जुड़ना सेकेंडरी होता है। मैं आप सब लोगों को एक बात बताऊंगा, प्लीज़ 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 लोगों को ना, मैम मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट हमारी शिक्षा में ही इतना ज़्यादा फॉल्ट है। जैसे हमें क्या सिखाया गया, मैं आपसे इसी माध्यम बताऊंगा। हमें सिखाया जाता है रेडी, एम एंड फायर। कितनी गलत फिलॉसफी है। हमें सिखाया जाता है कि भैया आप पहले निशाना तैयार हो और काम करो, जबकि ऐसा कभी नहीं होता। आप जिंदगी के अंदर में कुछ भी बड़ा करोगे तो वो हमेशा प्री लॉन्च है। आप अगर लॉन्च पे करने जाओगे, जिंदगी बहुत छोटी है। हाँ जी। अब प्री लॉन्च का मतलब क्या होता है? इसको बोला जाता है रेडी, फायर, एम। दिस इज द फिलॉसफी। आपको अगर फिर दोबारा दोहराता हूं, रेडी, फायर, एम। हमें करना यह चाहिए कि हमें पहले तैयार होना है बस, उसके बाद गोली चला दो। एम लगाने की जरूरत नहीं है। एम लगाते रहेंगे। अच्छा। एक मूवी थी ना, उसके अंदर में आपको बड़ी अच्छी पिक्चर थी, ऑल द जोक है ये वैसे, लेकिन मुझे याद आ गया। वो पिक्चर थी ना, उसके अंदर में वो अंधा था, तो उसने पूरे घर के अंदर में बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर वो देखा था जहाँ पर उनके लगे थे, और वो गोली बिल्कुल सेंटर में लगी हुई थी, उस पूरे उसके सेंटर में। तो उसने पूछा कि भाई तुम अंधे हो कि इतने सटीक निशाना कैसे लगा लेते हो? कहता मैं तो जहाँ गोली मारता हूँ, मेरे जो टीम लोग हैं ना वहाँ पर गोला खींच देते। नाउ दिस इज जोक अबाउट, बट कहने का रीजन ये था कि हमारे पास ये होना चाहिए रेडी, फायर एंड एम। हमें क्या करना चाहिए, जैसे हमने किया हमें फायर कर देना चाहिए। हम, अच्छा चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप मुझे बताइएगा। कोई आदमी किसी काम को नहीं करता, इसकी कोई सबसे बड़ी वजह क्या होती होगी आपके दिमाग में? बहुत सारी होंगी, आई नो। बहुत सारी होंगी सर। जो मुझे लगता है उसकी नॉलेज हो सकती है, अनकंफर्ट हो सकता है कि हाँ मैं कंफर्ट नहीं फील कर रहा हूँ इस काम को करने के लिए, मेरे अंदर नॉलेज ही नहीं है उस काम को करने के लिए। यही एक बड़ी रीजन हो सकती है। और समटाइम अगर फाइनेंस लगता है तो फाइनेंस हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट लाइन में करता हूँ। इसको बोला जाता है फियर ऑफ फेलियर। हाँ, फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर। और आपको मैं कमाल की बात बताता हूँ, हमें बचपन से ये सिखाया गया कि किसी भी काम को नहीं करने का मेजर रीजन क्या होता है? फियर ऑफ फेलियर। जबकि ये गलत है, जबकि ये गलत है। हमारे किसी काम को ना करने का सबसे बड़ा ये रीजन जो होता है ये 20% है। 80% रीजन होता है किसी काम को ना करने का फियर ऑफ नॉट फिनिशिंग परफेक्टली। ये रीजन है मैक्सिमम लोगों के किसी काम को ना करने का। किसी भी काम को जब वो शुरू करते हैं तो जैसे उनको लगता है नहीं यार ये काम ऐसे, ये लाए ऐसे होनी चाहिए, नहीं यार ये मैं जब निकलूंगा तो मेरा पैड होना चाहिए, मेरा पहले लाइसेंस होना चाहिए। और इस वजह से लोग काम नहीं कर रहे हैं। लोग इसलिए नहीं करेंगे उन्हें हार का डर है। लोगों को इस बात का डर है कि मैंने अगर परफेक्टली फिनिश नहीं किया, यहां प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं उन लोग ये बोलता हूं कि भाई क्यों आप जैसे ही इस फिलॉसफी पे आएंगे रेडी, फायर, एम, आप क्या करेंगे? बहुत लोग आपको बोलेंगे भैया प्री कुक माल नहीं दे सकते। देखिए, किताबी बातें अलग होती हैं, रोड पे मार्केट की बातें बिल्कुल अलग होती है। ये एंटायर अलग बात है। किताब में भी 2 तरीके की किताब मिलेंगी हमारे को। एक किताब वो मिलेंगी जो एक्चुअल में लिखी गई हैं उनके द्वारा, जो वाकई में रोड साइड पे थे और उन्होंने उस चीज से बनाया। कुछ किताबें लिखी गई हैं ऐसे जिन्होंने उन्होंने खुद तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू ले लेके उनका संग्रह इकट्ठा किया।
ओके। और तीसरी किताबें हैं कुछ परसेप्शन पे लिखी गई हैं कि उनको ऐसा लगता है, उन्होंने 40 किताबें पढ़ी, 40 किताबों में से उन्होंने अपना एक जजमेंट बनाया और वो लिख दी। और जो तीसरी कैटेगरी की किताबें सर, ये पूरा समाज खा जाएंगी। जो किताब परसेप्शन पे लिखी, अब हमें कैसे पता इतनी सारी किताबें इसमें परसेप्शन पे कौन सी लिखी है, लेकिन क्योंकि आज भी हमारी साइकोलॉजी है, एक बार को हम व्हाट्सएप पे इतना बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन किताब पे लिखे आदमी को हमारा सीधा ब्रेन रिसीव मारता है बिल्कुल कि भाई ये बात तो सच होएगी। अब आते हैं इसमें जो रेडी फायर एम वाले में, अगर कोई भी आदमी इसके अंदर आना चाहता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे ही वो आता है पहले लॉन्च कर दे, अपने आप को लॉन्च कर दे। उनको लगता है कि मेरे पेपर नहीं, 5 प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करो, रेडा भी ले लेना, ये पेपर वर्क कर लेना, चैनल पार्टनर बन लेना, अभी ऑफिस जाना भी नहीं है, मत जाओ बिल्डर के पास में, नेट पे से सर्च मारो, खुद देख के आओ तुम अपना घर कौन सा खरीदोगे, तुम्हें कौन सा वाला, तुम जिससे कनेक्टेड हो, यार ये मेरा घर होता है, यार ये विला मेरे पास, यार ये मेरा प्लॉट होता, जहां तुम्हें ये कनेक्शन आ रहा है, जहां तुम्हें ये कनेक्शन आ रहा है, ऐसे 4 सेलेक्ट कर लो, 5 सेलेक्ट करो, 5 सेलेक्ट कर लिए, घर बैठो, कहीं नहीं जाना, अभी कुछ नहीं करना, अभी 5 सेलेक्ट करो और पांचों के पांचों में अब आपको क्या सीखना है, एक फेसबुक ऐड, जो कि बहुत आसान है सीखना। अब रियल एस्टेट के लिए थोड़ा ट्रिकी होता है, रियल एस्टेट के कुछ चीजें होती हैं जो आपको सीखनी पड़ती है, मतलब नॉर्मल ई कॉमर्स वाला नहीं चलेगा इसके अंदर में, कुछ लाइनें क्या लिखे जाओगे, ऑडियंस क्या होती है, वो थोड़ा सा ट्रिकी मैटर है। अब आपने वो ऐड चलाना है, पांचों का आपने ऐड चलाया, पांचों का आपको ऐड चल गया, 5 ऐड चलने में आपको पता चला जी इसकी लीड कॉस्ट 50 रुपये आ रही है, इसकी लीड कॉस्ट 60 रुपये आ रही है, इसकी आ रही है, आपने 8-10 हज़ार रुपये लगा दिए। आपको पता चल गया भाई साहब इसमें ऐड नहीं है, इसमें तो 40 रुपये 50 में 70 रुपये लीड आ रही है। आपने कॉल पे बात करी, फिर यार क्लाइंट भी ठीक है, ये है से शुरू करना होता है। अब आपका एक्चुअली शुरू हो चुका है, अब जाओ बिल्डर के पास, अब आपकी बात में अलग वजन है, अब आपके रेरा में साइन करने में आपका होगा भाई सेल पड़ी है, बंदे 3 तो मेरे साथ कह ही रहे हैं कि चलेंगे ऐसे करके, वो तो खुद कह रहे हैं चलेंगे, देन आप रेरा के लिए फटाफट अप्लाई करोगे। उसके बाद आपको किसी कंपनी को ज्वाइन करें, यार रेरा का भी टाइम नहीं है, रेरा 90 दिन में आएगा, छोड़ना किसी कंपनी के साथ कर लेते हैं, वो कंपनी को भी आप पकड़ लोगे, देन आप उसको पकड़ लोगे, क्योंकि आपने पहले वाला काम कर दिया, पहले आपने फायर कर दिया था, नाउ एम इट। तो अगर आपको इसमें आना है, अगर जो आप प्रोसेस पूछ रहे थे, तो इसमें फायर पहले करना है, एम आपको बाद में करना है। दिस इज द फॉर्मूला आपको शुरू करने का। तो पहला तो आपने बताया कि सबसे पहले आप प्रॉपर्टी चूज करें, उसके बाद आप ये समझिए कि कौन सी प्रॉपर्टी में आपको कन्विक्शन आ रहा है, कनेक्टेड हो आप, कनेक्टेड आ रहे हैं, बिकती अच्छी है वो, फिर जो आपको लग रहा है आप बेच लोगे या बिकती अच्छी है, और उसके बाद फेसबुक ऐड बनाएं और वहां से लीड जनरेट करें और सेल चालू करें। कॉल करें, सेल नहीं करनी, कॉल नहीं, अभी सेल कर भी नहीं पाओगे आप। अच्छा, हाँ सेल कर भी नहीं पाएगा, सेल में भी बहुत से टेक्निकल है, बात क्या करनी है, फोन क्या करना है, अभी कुछ नहीं आता इनको, तो ये भी जान लेते हैं सर। हाँ, ये सीखेंगे वो बाद में ना, तो यहाँ उनको बेनिफिट क्या होगा, एटलीस्ट उनको ये देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है होप। होप प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको बिजनेस के स्टार्टिंग में ही होप आ गई, तो आप बिजनेस को खींच ले जाओगे, बिकॉज होप एक इतनी तरीके की एनर्जी होती है आपके पास में, उम्मीद जिसे कहते हैं, उम्मीद में इतनी शक्ति होती है, वो कितने भी पीछे की चीज को खींच लेगी। प्रॉब्लम क्या है कि वो ये उम्मीद जगाना है, ये इसे उम्मीद जगाना कहते हैं, उनकी उम्मीद जग गई कि भाई, मतलब मैं आपको इस माध्यम से समझाता हूँ ना, एक बड़ी जगह पे एक वो था, रेगिस्तान में आदमी जा रहा था, प्यास लग रही थी, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी उसे, वो मर जाता थोड़ी देर में, तो दूर में एक छोटी सी शेड दिखता है उसको, शेड देता है, शेड नहीं देता, एक हैंडपम्प होता है, बहुत, आप जेंजी को तो पता भी नहीं होगा हैंडपम्प क्या होता है, बट देयर इज अ हैंडपम्प होता है। और आपको हैंडपम्प की एक बात पता होगी कि हैंडपम्प के अंदर में अगर पानी नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, अगर पानी नहीं आ रहा होता उसमें ऊपर से पानी डालते हैं। ओके, बिल्कुल ठीक बात है। तो होता क्या कि वो ऐसे चलाता है तो पानी होता नहीं है, लेकिन एक मग्गा रखा होता है, उस मग्गे में लिखा होता है कि पानी इसके अंदर में डाल दो और आपके पानी आ जाएगा, आप उसको यूज कर लेना, वो एक पर्ची लगी होती है ऐसे करके। अब उसकी बड़ी दुविधा जिंदगी की कि मैंने ये डाला और पानी नहीं आया तो मैं तो मरा, ठीक है जी। और उसके बाद में क्या होता है कि वो नहीं डालता, ये डालता, तो उसके लिए बड़ा गिल्ट है कि भाई ये मैंने यहाँ, आज के बाद डेड हो गया ये पंप, आज के बाद तो खत्म है, आज के बाद तो जो भी राहगीर आएगा वो मर जाएंगे यहाँ पर। अब उसके मॉरल, एथिक्स और उसकी जानब तीनों के अंदर सवाल आ जाता है ऐसे करके। अब बड़ा रिस्क लेते हैं, वो मग्गा लेकर डाल देता है उसके अंदर में, डालता है, पानी चलाता है, थोड़ी देर के अंदर पानी आ जाता है, बढ़िया पानी आता है, पीता है, नहाता है, बहुत करता है, अपना वो बॉटल भी भर लेता है जो लेदर की होती है वो भर लेता है, और मग्गा भर के भी रख देता है, और वो पर्ची हुई साथ में रखी होती है। अब वो जाता है ना, जाते के बाद वापस आता है, वापस आने के बाद में उस पर्ची पे, वो पर्ची पे जो पर्ची होती है उस पर एक नीचे कोट और लिख जाता है, कहते हैं मेरा नाम राजीव है और यकीन मानिए सिस्टम काम करता है ताकि अगले वाला कम से कम इतना टाइम ही ना लगाए सोचने के लिए, बिल्कुल, कि राजीव एक सिग्नेचर करके चला गया ना। तो पॉइंट क्या होता है कि आदमी, हम वही हैंडपंप वाला होता है, दुविधा में होता है वो। अब कोई इस बस ये बता दे कि सिस्टम काम करता है, करता वही है,
हम लोगों का काम क्या है, मेरा काम क्या है, क्योंकि मेरे पास ये लिखने वाला कोई नहीं था, मेरे पास नहीं था ना, तो मेरे को कोई बताने वाला, ये यही बोलने वाला नहीं था कि राजीव बेटा ये मैं राजीव, ये सिस्टम काम करता है, हमारे पास नहीं था कोई भी। मैं बस वो हूँ जो वो साइन कर रहा है, मैं कुछ नहीं हूँ। मतलब आप मुझसे बोलेंगे मैं क्या कर रहा हूँ, लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं वो राजीव हूँ जो ये लिख रहा है लोगों के लिए, मैं राजीव हूँ, मान जाओ ये सिस्टम काम करता है। तो ये वाली होप होती है, जब आदमी के पास से होप आ जाती है कि भाई मेरा बिजनेस चल जाएगा, मेरे पास लीड है और मैंने कॉल करी, वो इंटरेस्ट शो कर रहा है, इसके बाद में उसकी गति में 200-300 गुने का फर्क वो आ जाता है। बिल्कुल, यहाँ से ऐसे शुरू मेरे हिसाब से ये। सर देखिए, जहाँ तक आपने प्रॉपर्टी चूज़ करने का सवाल बताया, उसके लिए बहुत सारी कंपनियाँ, आजकल तो कंपनियाँ भी कॉर्पोरेट हो चुकी हैं, ब्रोकर हाउसेस हो चुके हैं, जहाँ से आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। फेसबुक एड की हम बात करें तो बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छे से ऐड चला देंगे, थोड़ा सा चार्ज करेंगे, लेकिन ऐड की दुविधा भी खत्म। सबसे बड़ी दुविधा कहाँ है? सेल्स। तो आखिरकार जो फेलियर्स होते हैं, या फिर ये कहूँ कि जिन्हें प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सेल्स करने में आती हैं, क्योंकि आपको 17-18 साल से अधिक का अनुभव है रियल एस्टेट में। तो आपके पास लीड्स आने के बाद भी अगर सेल्स नहीं आ रही है, तो यहाँ पर क्या रीजंस होते हैं और उसको हम ओवरकम कैसे करें? मैं बताता हूँ। देखिए, इसमें ना मैं आपसे एक सवाल से शुरू करता हूँ। आपको मजा किस चीज में आता है? अगर मैं आपसे पूछूं किस चीज में मजा आता है? बहुत मजा आता है आपको? मतलब किस प्रोस्पेक्टिव में, बिजनेस में? ओवरऑल। मतलब अभी तो पॉडकास्ट करें तो पॉडकास्ट में बड़ा मजा आ रहा है। पॉडकास्ट में मजा आ रहा है? नहीं, पॉडकास्ट ये तो अब बिजनेस से रिलेटेड हो गया। वैसे अदर देन जैसे आप करेंगे तो मैं फूडी हूँ, खाना में बड़ा मजा आता है। और घूमने फिरने में मजा आता है। ओके, बस इतना ही है। और घूमने फिरने आता होगा, खाने पीने में मजा आता होगा, कुछ कब घड़ियों का शौक, गाड़ियों का शौक होगा, घर प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने में मजा आता होगा, ऐसे कुछ होता होगा। मूवीज देखने में मजा आता है, मूवी में मजा आता होगा आपको। अब कुछ ना कुछ होंगे, भाभी जी को अलग शॉपिंग करने में मजा आता होगा। हाँ जी, बिल्कुल। अब इसको एक से लेते हैं। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, सेल्स टफ है कि इजी है? जिससे नहीं हो पा रही उसके लिए टफ है। मैं आपकी ऑडियंस पे छोड़ता हूँ, ये कमेंट में डालिए, सब सर की ऑडियंस पे ये डालिए आप अपना पहला आंसर, सेल्स आसान है या टफ है? जो आपका पहला आंसर आया मन से वही लिखना, और मुझे पता वो आंसर क्या है। वो आंसर है टफ है। अब ये आपसे मैंने पहले सवाल इसलिए पूछा था, ये एक विरोधाभास लेके हम सब जी रहे हैं। समझना मैं कहाँ बात कर रहा हूँ। जब शॉपिंग, आप जितनी भी बात आपने बताई तो सब में आप पैसे खर्च रहे थे। हाँ जी। आप खाना खा रहे हो, आप पैसे खर्च रहे हो, आप घूमने फिरने जा रहे हो, आप पैसे खर्च रहे हो, आप पॉडकास्ट भी कर रहे हो, आप अपना सेटअप लगा रहे हो, आप पैसे खर्च रहे हो, हर चीज में अपने पैसे खर्चे हुए हैं। हाँ जी। पैसे खर्चने का मतलब है कि आपने कोई सेल हुई है, कुछ तो सेल हुआ है। किसी का तो सेल हुआ है। हाँ, बिल्कुल। किसी का कुछ सेल हुआ है। अब जब किसी का कुछ सेल हुआ है और आपको बड़ा मजा आया, तो फिर सेल टफ कैसे हो सकती है? कहीं मूलभूत किसी एंगल में हम फंसे हुए हैं, किसी विरोधाभास में, कोई ऐसा दिमाग का कोई ऐसा डॉट हमारे पास में है जो हमारे दिमाग को पकड़ लिया गया है सेल्स को लेके। सेल्स एक्चुअल मायनों में क्या होता है कि जब शॉपिंग, किसी को खरीदना मजा आता है, फीमेल को, आपको बहुत मजा आता है ट्रैवल करने में, आपको इन्वेस्ट करने में मजा आता है, आपको सब चीजों में आता है। जब आप पैसा खर्च रहे हैं और आपको ही मजा आ रहा है, तो सेल्स तो बहुत आसान हो गई ना। प्रॉब्लम यह है कि उनका बिलीफ पहले बोल देता है कि ये सेल पहले तो टफ है, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि सेल्स के अंदर में आपने देखा होगा कि मार्केट में एक लोग हैं, मैं गलत ऐसे हैं, मैं जानता भी हूं ऐसे लोगों को। आप वो देखिए कि सेल्स के अंदर में लोग कितने मैनिपुलेटिव होते हैं, मैनिपुलेट करके सेल करते हैं ना। मतलब उनको पता होता है कि यार ये झूठ बोल देंगे, या बहुत पुशी होते हैं, बस बहुत ही ज्यादा पीछे पड़ जाते हैं। तो होता क्या है कि ये जो लोग हैं जो आते हैं इस फील्ड में, जो कामयाब ये वाले होते हैं, ये एक परसेप्शन लेके आ रहे होते हैं। वही सबकॉन्शियस जो रिलेशनशिप टू मनी था, वो रिलेशनशिप टू सेल्स है इनका। हाँ जी। इनका रिलेशनशिप टू सेल्स खराब है। इनका मानना ये है कि ये फील्ड नहीं है, ठीक नहीं है, मेरे लिए नहीं है। अगर कोई उनसे पूछे सेल्स में हो, तो उनको अपने आप को खराब मानेंगे, नहीं मैं सेल्स में थोड़ी हूँ, ऐसे करके। तो उनके लिए ऐसे बहुत डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ वर्क है, ऐसे करके। और ये बनाया किसने? वो मार्केट में जो पुशी थे, जो अलीद तरीके से थे, जो टेलीफोन कर करके दुखी कर देते हैं, फॉलोअप कर करके दुखी कर देते हैं, उनकी वजह से उनको मानक मान लिया कि यही सेल्स के लोग यही होते हैं। अब जब उनके साथ में काम आता है, अब ये काम कर रहे हैं, लीड आ गई है। अब पहला तो इसके अंदर में देखिए क्या होती है, कॉम्पिटेंसी, कॉल पे बात कैसे करनी है, क्लोजिंग, ये तो मैं आपको भी सिखा दूंगा।
आपको मैं अभी सिखा दूंगा, इट्स लाइक मैं आपको ये बताता हूँ कि साइकिल ऐसे चलानी है, फिर आप प्रैक्टिस करोगे साइकिल चलानी सीख जाओगे। जैसे गाड़ी चलानी, मैं आपको गाड़ी चलानी सिखा दूंगा, फिर प्रैक्टिस करोगे चलानी सीख जाओगे। मैं आपको गाड़ी चलानी सिखाऊंगा, आप गाड़ी चलानी नहीं प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप गाड़ी चलानी भूल जाओगे। सिंपल बात है, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। मैंने आपको दिया कि आपको मैंने ये सिखाया, आप इंप्लीमेंट करोगे, आप सीख जाओगे, यहां तक तो आप बहुत अच्छा कर लोगे। लेकिन जो मनी दिमाग के अंदर में सेल्स के लेके है, उसके लिए फिर हमें कुछ काम करने पड़ते हैं। ओके। तो मुझे जैसे हो गया, आप हो गया, तो मुझे उनके साथ में वर्क करना पड़ता है, उनको सेल्स के लिए, उनको उनके सेल्स के साथ रिलेशन अच्छे करने पड़ते हैं, उन्हें बताना पड़ता है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल, जैसे मैं अपने जो हमारे लोग आते हैं, मैं स्टूडेंट बोलता हूं उनको, बट एज उनकी 30 से लेके 65 है, ठीक है जी, मेरे से बड़े हैं स्टूडेंट। तो मैं जैसे उनको एक चीज बताता हूँ कि एक अपने रूम के अंदर में, चलिए आपके साथ ही करते हैं, इस रूम के अंदर में आप कोई 5 चीज को नोट करिए, एनी 5, ठीक है, कर लियोगे आपने। मुझे इनमें से कोई एक चीज बताइए जिसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है। इंप्रूवमेंट तो हर जगह हो सकता है। तो यानी कि अब यहां पर इस बात को यहीं काटते हैं। अब इसके सेकंड टॉपिक पे आते हैं, पैसा बनाने का। मैं ये डीप साइंस बता रहा हूं कि जब हम उनको सिखाते हैं कि भाई कैसे हम रियल एस्टेट में कैसे आओ, क्योंकि वो रियल एस्टेट फिर अगेन वो तो एक व्हीकल हो गया, फिर द लीड्स हो गई, फिर आप कॉम्पिटेंट भी हो गए, बात कैसे करना है, लेकिन आपका रिलेशन टू सेल भी तो करेक्ट करना पड़ेगा, तो मल्टीपल डायरेक्शन में करेक्ट करना है। अब ये वाला पॉइंट को यहां रख लेते हैं। एक चीज है, मेरे पास पैसा कहां से आएगा, सेल्स करके नहीं, ऐसे और थोड़ा सा जाते हैं। अच्छा। और थोड़ा जाते हैं, आपके पास जो पैसा आ रहा है, आपने कुछ ये जो बाय किया, आपने अपने घर गाड़ी जो भी ली है, वो पैसा आपके पास, वो जो नोट, वो जो मनी, वो कहां से आया आपके पास एक्चुअली? बिजनेस के थ्रू आया, जो सेल्स किया। कहां से? नहीं, जो उसका सोर्स, एग्जैक्ट सोर्स। मैं फ्रेंचाइजिंग करता हूं, फ्रेंचाइजी लोगों को दिलवाता हूं, तो वहां से आया। वहां से नहीं, अभी भी और डीप में जाते हैं, यानी किसी के अकाउंट से आया है। हाँ, किसी ने मुझे सेंड किया है, किसी के अकाउंट से आया है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। आपके किसी का, यानी या सीधा मैं बोलूं किसी की पॉकेट से आया है। हाँ जी, बिल्कुल, किसी ने अपनी पॉकेट से निकाल के आपको दिया है जी, 100%। अब सवाल इसके अंदर में आते हैं कि कोई अपनी, तो पैसा तो ऐसे ही बनता है ना, किसी की पॉकेट से किसी को जाएगा, किसी की पॉकेट से किसी को जाएगा, पैसा ऐसा चलता है। बिल्कुल, मुझे भी पैसा ऐसे ही आएगा। अब मेरे पास पैसा, अब ये जो 5 चीजें थी, अगर मेरे को कोई पैसा कब देगा, जब मैं किसी की कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। यस, सिंपल। और मुझे एक ईमानदारी से बात बताइए, अगर मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं, तो आप बहुत खुश हैं मुझे पैसे देने में, या बहुत दुखी होंगे? खुशी से देंगे लोग, खुशी से देंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं ऐसे सेल्स को लूं, तो इस वक्त मैं प्राउड महसूस कर रहा हूं, क्या महसूस करूंगा? इफ आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, प्राउड सॉल्व, और मैं सेल्स का आदमी हूं, माइंडसेट में जमीन आसमान का फर्क आ गया एक ही मिनट के अंदर में। तो हम उन्हें प्रॉब्लम सॉल्वर बनवाते हैं, हम उनको बोलते हैं यू आर प्रॉब्लम सॉल्वर। सेल्स नहीं कर रहे हो तुम, क्योंकि सेल्स के लिए फिर वही बैकग्राउंड पुशी, ये वो ऐसे दिमाग चलेगा, उसको लगेगा मैं इतना घटिया नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता। बट आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो, आपको पता है। अब मैं उनसे बोलता हूं कि एक बात बताओ, जब तुम उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और तुम्हें कन्फर्म है तुम सॉल्व कर सकते हो, तो थोड़ा सा पुश करने में कोई दिक्कत है उन्हें? कोई दिक्कत नहीं। कह रहा तुम्हारा अपना होता, अगर तुम्हारे परिवार का होता और तुम पता होता कि ये दवाई खा के ठीक हो जाएगा, तुम क्या करते? अब हम उसे फॉलोअप भी करना सिखा रहे हैं, पर नाउ द स्टाइल चेंज है। तो अब ये वाले पॉइंट पे आते हैं इस दुनिया में। अब ये वाली बात मैं इसलिए बता रहा था, जब आपको 5 चीजें बोली थी, तो क्या रियल एस्टेट के अंदर में भी गुंजाइश नहीं होगी इंप्रूवमेंट की? 100% होगी। कहीं भी ढूंढ लो और बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, लोग आपको पैसे दे देंगे। रियल एस्टेट छोड़िए, आप किसी भी फील्ड में छोड़ दीजिए, आप उस फील्ड में छोड़िए, इस फील्ड में, इस चीज में गुंजाइश कहां पर है, उस प्रॉब्लम को पकड़ो, उस प्रॉब्लम को मार्केट में सॉल्व कर दो, आप पैसे बना लोगे। उसी प्रॉब्लम को आप बहुत सारे लोगों को सॉल्व कर दो, आप अमीर बन जाओगे। सिंपल फिनोमेना है। क्या बात है। हाँ। मतलब क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको कोई चीज़ में इम्प्रूवमेंट करना है, हाँ। सस्टेन करना है, लगे रहना है, और साथ साथ में सीखना है। सीख कर लोगों तक पहुंचाना है, तो इजीली आप रियल एस्टेट में भी सक्सेस पा जाओगे। अब सर एक बड़ा मिथ है कि आप जो बोल रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व करना रियल एस्टेट में, लोग कर लेंगे। चलिए इस बात को, आजकल मैं बहुत सारे पॉडकास्ट सुन रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए, रियल एस्टेट से ज़्यादा रिटर्न तो स्टॉक्स दे रहे हैं, गोल्ड दे रहा है। रियल एस्टेट में तो आप बैंक अगर लोन लेते हैं तो बैंक को ही पैसे भर रहे होते हो। सही कह रहे हैं। तो क्या मतलब, क्या लोन लेके घर नहीं लेना चाहिए? ये बात वो कहाँ बैठ के बोल रहे थे? मतलब ये बात पॉडकास्ट में बोल रहे हैं, और क्या मतलब कहाँ मतलब बैठे होंगे वो? अपने घर में। सर अब आंसर दूं मैं इसके बाद?
नहीं, वो घर किराए का भी तो हो सकता है। तब भी किसी का तो होगा। तब भी ये बात आदमी बोल भी वही रहा है। हाँ। किसी की प्रॉपर्टी में रोड पे बोल रहा हूँ तो मैं मान लूंगा, तब आंसर दूंगा सर कि रोड पे बैठ के बोले या गाड़ी में बैठ के बोल रहा हो ये बातें, घर ही नहीं है उसका, टैक्सी में घूम रहा है, किसी किराए के घर पे भी नहीं है, तो मैं आंसर दे दूंगा इस बात। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि आपने मर्सिडीज BMW ली हुई है, 1 करोड़ रुपए की तो गाड़ी ली हुई है, हाँ, जो डेप्रिसिएटिव एसेट है, हाँ, और रियल एस्टेट जो एप्रिसिएटिव एसेट है उसके लिए नेगेटिव है। हाँ, हाँ बिल्कुल। देखिए वो दोनों चीजों का नहीं है, नेगेटिव नहीं है जो, देखिए कुछ लोग ना अपनी कुछ बातों के आंसर में ही कई लोगों के आंसर होते हैं। ये बात उनके मुंह से जमेगी ना सर, कि जब वो लोग बैठे हों, कि रोड पे बैठे हों, टेंट में भी ना बैठे हो, पेड़ के नीचे बैठे हो और पैसे बना रहे हो, रात को क्लब जाते हो, करोड़ों रुपए डाल रहे हो, यॉट खरीद रहे हो, फिर वापस आके पेड़ के नीचे रह रहे हो, या गाड़ी में रह रहे हो और जैसे टैक्सी वाले रहते हैं, तो मैं बात मानू भी। एक घर तो उन्होंने भी ले लिया ना अपना, एक किराए के घर में तो बैठे ही है ना। अब जिस किराए घर में बैठे हैं तो किसी का तो किराए का घर है ही ना, किसी ऑफिस में तो बैठे ही हो ना, किसी का तो वो ऑफिस का है ही ना। तो ये बात तो कर ही नहीं सकते, ये बात बोलने के लिए भी आपको वो किसी के प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ रही है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। वापस आते हैं सेल्स के ऊपर ही सर, ऐसी कौन सी 3 अगर आप सजेशंस देना चाहो या मंत्र देना चाहो, तो ऐसे कौन से 2-3 मंत्र होंगे रियल एस्टेट सेलर्स के लिए? रियल एस्टेट सेलर के लिए मतलब हाँ, एजेंट्स के लिए, ब्रोकर्स के लिए। देखिए, मैं पहली जो चीज आती है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो, पीपल वांट टू नो हाउ मच यू केयर। ये अगर उन्होंने लाइन पकड़ ली, क्योंकि जो रियल एस्टेट का बायर होता है बहुत हाई टिकट बायर होता है, उसको खास आपकी फर्क नहीं पड़ता आपको नॉलेज कितनी है। लोग अपनी नॉलेज से अगर पैसे निकालने की कोशिश करेंगे इस फील्ड के अंदर में, तो बहुत बुरा हारेंगे। अगर अपने पूरे बिजनेस को केयर बेस्ड बना देंगे, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। किसी का वाइफ आती है, मान के आप छोटा सा गेस्चर है कि भाई उनकी नई गाड़ी, अब ये चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। अभी जिसको आएंगी किसी की नई गाड़ी है, तो आपने कहा सर आपकी नई गाड़ी, एक काम करो, आपका नई गाड़ी आप यहाँ मत खड़ी करो, आप यहाँ छाँव में खड़ी कर लो। छोटी सी केयर है। वो अपनी मदर के साथ में आया है, मम्मी के साथ में आया, तो मदर के साथ में आया, घर देख रहे, कह रहे सर आपकी मदर बूढ़ी है, आप नीचे वाला देखो ना। वो कहते हैं यार नीचे वाला थोड़ा सा महंगा हो जाएगा ऐसे करके, तो कहते हैं सर छोड़ो सर, मैं कुछ अपना कमीशन छोड़ दूंगा। पर आंटी को मुझे पता है ना, उनको ऊपर से दिक्कत होती होगी, आप ये कर देंगे ऐसे, तो आपको अगर नहीं होगा तो सर एक काम करो ना, अगले वाले में देख लेना, अगले वाला आएगा हमारा, तो नीचे नई टावर लॉन्च होने, आप उसमें ले लेना, आराम से ले लेना सर। और यकीन मानिए, मैं कई एग्जाम्पल बताता हूँ। जब आप एक लेवल पकड़ लेते हैं ना, आपको जब समझ में आ जाता है कि केयर बेस्ड बिजनेस होता है, तो आप सच में मना करना भी सीख जाते हैं। मेरे पास अभी भी आते हैं कि एक फीमेल थी, मुझे अभी भी याद है, वो 11 लाख रुपए लेके आए, और जब उन्होंने 11 लाख रुपए मेरे साथ में लगाए, तो मैंने पूछा थी कि आप ऐसे पूछ लिया, बैठे होते हैं वो इन्वेस्ट करें, 11 लाख रुपए में एक वर्चुअल स्पेस आता था, तो 11 लाख का वर्चुअल स्पेस था, वो बेच रहे थे, तो मैंने ऐसे पूछ लिया उनसे कि वो, तो उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, तो 11 लाख रुपए मिले थे उनके इंश्योरेंस से, तो मैंने कहा वो लगा देते हैं, ये बोल रहे हैं कि वर्चुअल स्पेस है, बन जाएगा, जब कंस्ट्रक्शन हो जाएगी तो इसके अंदर में अगर चढ़ गया तो 11,000 रुपये आपको 11,000 रुपये किराया आ जाएगा। मैंने कहा देखो, बात लड़के ने बिल्कुल सच करी है, लेकिन इसमें एक संभावना है। मैं कह रहा हूँ लड़का 80% भी सही है। मैंने कहा 20% केसेस में भी आ गया, मैंने आपकी पूरी कमाई है। मैंने कहा इसको एफडी कराइए, ये मेरे दरवाजे से गई है, मेरे कैबिन से गई है, और ये रियल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मेरी हिम्मत ही नहीं आई थी वो 11 लाख रुपए लेने की। और ये मैं अपने बारे में नहीं बता रहा हूँ, ये बात आपके पास भी तब आती है जब आप एक लेवल अचीव कर लेते हो। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। अब कमाल की बात कि भेज दिया, अगले दिन फिर आ गई, उन्होंने कहा मुझे 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है। मैंने कहा आपके तो 11 लाख थे, कह रहे वैसे 5 करोड़ आए थे, मैं अब आपके साथ में 1 करोड़ जरूर इन्वेस्ट करना चाहूँगी। नेक्स्ट डे आ गई थी, तो एक्चुअली 5 आए थे उनको जो इंश्योरेंस है, उन्होंने तो बोला 11 आए थे, तो जब 11 पे उन्हें वापस भेज दिया, देन उनको लगा, अब ये मैं नहीं कह रहा कि सबके पास आप सबको वापस भेज दो तो आपके पास भी लौटेंगे, ऐसा नहीं है। एक्चुअली इसका लौटना भी एजेंडा नहीं है, एजेंडा है कि आपकी राय सही देनी है। हाँ बिल्कुल, राय सही देनी है। कल मेरे पास एक लड़की आई इंटरव्यू के लिए, 2.5 घंटे का सफ़र करके तय करके 20,000 25,000 की नौकरी के लिए आई। अच्छी कैपेबल लड़की थी। मैंने कहा इधर वर्क फ्रॉम होम कर लो, नहीं तो कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो, कि आप 2.5 घंटे आओगे 2.5 घंटे जाओगे। ट्रू, एब्सोल्युटली, मतलब मना करना पड़ेगा हम लोगों को, उनके भविष्य के लिए, उनके अच्छे के लिए करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 100% मैं इस बात को
अपने दिल से मानता हूँ कि आपको, चाहे आपके कस्टमर हो, आपके एम्प्लॉई हो, आपके फैमिली में हो, उनकी केयर करनी बहुत ज़रूरी है। केयर करने में लोग बिजनेस को बिल्ड करते हैं नॉलेज पे, रियल एस्टेट नॉलेज पे नहीं बनता। आप जिससे डील करो आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, आपसे ज़्यादा पैसे वाला है। हाँ जी, बाकी बिल्कुल। फील्ड में हो सकता है कि आपसे आप जैसे लेवल के लोग आ रहे हो, बराबर के आदमी आ रहे हो। भाई आप होटल का बिजनेस चला रहे हो, शायद आप जैसे लोग ही आ रहे हैं। हाँ जी। आप कोई किताब का बिजनेस कर रहे हैं, उसमें भी आप जैसे लोग ही आ रहे हैं। लेकिन रियल एस्टेट के अंदर में मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे बेहतर लोग आते हैं। हाँ जी। आप बेहतर लोगों को आते हैं और उनको लगता है मैं इसे नॉलेज से इंप्रेस कर लूंगा। सबसे दुखद बात बताता हूँ मैं आपको सेल्स की। प्रॉब्लम क्या होती है कि लोगों को, समझदार आदमी के साथ क्या होता है कि जब वो ये पकड़ लेता है कि मेरा बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो जो नीचे वाला आदमी होता है वो तो बहस में आ जाएगा। समझदार वाला आदमी सुमड़ी में से निकल जाएगा वो। और प्रॉब्लम यहां पर ये होती है कि जब आदमी, मैं आपको भी रियल एग्जांपल, आपको 2 एग्जांपल बताऊंगा कि किस तरीके से नहीं करना चाहिए। अब वो क्या करता है, नॉलेज बेस के अपने आप को मैप बना के दिखाएगा, कितनी नॉलेज, कितना इसका, ठीक है होनी चाहिए, नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं बिल्कुल नहीं डिनाई कर रहा। लेकिन आप इसके दम पे सेल खींचना नामुमकिन है। आप हमेशा क्राइसिस में रहोगे, आपका बैंक में 2 सेल आएंगी, कभी नहीं आएंगी, आप और सोचते रहोगे मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है इस कंडीशन के अंदर में। तो अगर आपको बड़ा बिजनेस बनाना है, अपने बिजनेस को आपको हाई क्लाइंट के लिए केयर बेस पे रखना है। दूसरा, एक चीज की आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बैठते वक्त अगर आप दिमाग में, अगर आप ये सिंपल बैठते वक्त अगर ये रखें कि मुझे सलाह देनी है, और सलाह मैं तब दूंगा जिसके बारे में मुझे नॉलेज होगी, अदरवाइज मैं सलाह नहीं दूंगा। जैसे ही आप ये करेंगे, कन्वर्जन बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। एक एग्जांपल के, मैं गाड़ी लेने गया था, मुझे अभी भी गाड़ी याद है, और टोयोटा की थी इटियोस। उसमें ना बीच में मीटर होता है। अब देखो सेल्स वाले लोग ऐसे करते हैं और उनको लगता है मैंने क्या मजेदार बात कर दी। मैं टोयोटा, ये रियल एग्जांपल मेरे साथ है, मैं अपने कजन के साथ हूँ, मैं गाड़ी लेने गया हूँ इटियोस लेने, तो बहुत पुरानी बात है, तो 10-12 साल हो गए। तो बीच के अंदर में ऐसा मीटर था उसमें, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई इस गाड़ी में बीच में मीटर का क्या सेंस है, मतलब अभी। कह रहे सर वो लंबी गाड़ी है ना, इटियोस थोड़ी लंबी गाड़ी थी। कह रहे सर लंबी गाड़ी है ना, तो ये ट्रेंड ऐसा होता है कि पीछे बैठ के, क्योंकि ड्राइवर चला रहा होता है तो आगे दिखता नहीं है कि कितना किस स्पीड पे चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो ये पीछे जो ओनर होता है उसको ध्यान में रख के बताएगा कि वो देख सके। बड़ा तर्कसंगत लगी बात, बड़ी तर्कसंगत लगी। मैंने कहा ओके लगी बात, लेकिन इस बात के अंदर में इतना हैवी मैनिपुलेशन था ना, जिसकी वजह से वो मैंने सेल उससे तो करी नहीं। उसको उस दिन तक हमेशा लगा, उसे आज तक लगता होगा कि मैंने कितनी अच्छी बात करी थी, क्योंकि छूटते मेरे दिमाग में आया था इससे बड़ी गाड़ी कोरोला होती है उस पर राइट साइड में। ये मेरे दिमाग में आया सवाल। तो मैंने कहा इस बात पे मैं इससे बहस भी नहीं करूंगा, मैं इससे बहस भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये इतना मैनिपुलेटिव बंदा है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जो मैनिपुलेटिव होता है ना, उसको लग रहा होता है कि मैंने आंसर कितना कमाल का दिया है, लेकिन सामने वाला आदमी उसकी मैनिपुलेशन पकड़ चुका होता है और वो सेल देगा नहीं। जब सेल देगा नहीं, आएगा नहीं। आप इसलिए देखिए जो रूड और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं उनकी सेल कहीं ज्यादा आती है, जो हम्बल और मैनिपुलेटिव होते हैं। बिल्कुल। रूड आदमी से फिर भी डील कर लोगे, सर नहीं होगा ना, मना कर दिया, नहीं होगा, आई एम सो सॉरी, नहीं होगा, ये डील हो जाएगी, ये डील हो जाएगी। सर आज जुड़वाइए, मालिक प्लीज जाइए, नहीं कर पाऊंगा, ये डील हो जाएगी। नहीं सर एक मिनट मेरी बात सुनिए, सर ये नहीं होता, सर आजकल क्या रखा है 15वें फ्लोर में, सर नीचे कुछ नहीं है, 15वें फ्लोर का जो व्यू आता है, आहा सर हवा फ्रेश आती है, मजा ही आता है। ये मैनिपुलेटिव हो जाता है, इसकी सेल नहीं आएगी। ये बोलेगा नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, सर मेरे पास यूनिट नहीं है, 15वें फ्लोर पे लेना ले लीजिए, वरना मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये बिक जाएगी यूनिट। हाँ वही बात है, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दी कि अगर आपको कम पैसे आप मैनिपुलेटिव नहीं, आप नहीं, ये भी गलत है तरीका सर, दिस इज आल्सो रॉन्ग। मैं इसको भी सही नहीं बोल रहा हूं, पर उससे बेहतर है जो तुम मैनिपुलेटिव हो। समझ में हर किसी को आता है कि आपने बेवकूफ बनाया किसी का। यस, उसको लेकिन मैनिपुलेट करने वाले को लग रहा होता है कि मैंने कितनी अच्छी से टैकल करी है सिचुएशन, एंड दिस इज वेरी हिलेरियस। और इसका कोई, तो मैं अपनी जो आप बात बोलते कि कैसे अपनी टीम को, यस आपको एक चीज देना, आपको मैनिपुलेटिव नहीं होना है, किसी भी हालत में नहीं होना है। पहला, आपको अपने बिजनेस को केयर बेस पे लगाना है, आपको अपना जो बिजनेस है केयर बेस पे लगाना है। तीसरा, एक फिनोमिना को आपने फॉलो करना है, मैं आपको फिनोमिना जरूर बताऊंगा, एंड दिस इज, अगर आपके ऑडियंस में कोई भी सेल्स का होगा, मैं मार्क माय वर्ड्स 90 डेज के अंदर में यहीं पर ही आपके उस पर इसी वीडियो के अंदर कमेंट जरूर डालना जिसकी सेल में 3 से 4 गुने का फर्क है, जो मैं बात बोलने वाला हूं इसके बाद में, सब सेल्स वालों के लिए। एक स्टोरी समझाता हूं मैं आपको, प्रॉब्लम क्या होती है समझना। एक आदमी होता है, वो भगवान से प्रे करता है, वो कहता है जी बॉस मेरे को भगवान मेरे को आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मुझे चाहिए आ जाओ। भगवान प्रकट हो जाते हैं, कहते भगवान मुझे विश चाहिए आपसे। कहते मुझसे विश मत मांग। कह रहे तू यहाँ रहता है, तेरे 1.5 किलोमीटर पे समुंदर है, समुद्र के किनारे पत्थर पड़े हैं, उन पत्थर में से एक पत्थर होगा जो कि गर्म होगा, सुबह का टाइम होगा, सारे पत्थर ठंडे होते हैं।
एक पत्थर गर्म होगा, बस गर्म को पकड़ के जो विश मांगनी मांग लियो, 3 विश होंगी मांग लियो, और जैसी तो विश को मांगेगा, जैसे उसको पत्थर को नीचे रख देगा फिर विश खत्म हो जाएंगी तेरी, यानी तूने रख दिया जमीन पर टच हो गया तो वो खत्म हो जाएंगे ऐसे करके। तो कहता है तो मजा आ गया। अब वो सुबह से उठता है, जैसे ही उठता है वो जाता है समुद्र पर, देखता है अबे बाप रे बाप इतने सारे पत्थर हैं। तो अब वहां से लाइन लगाता है, कह रहे जितने भी हो भाई 1 महीना 2 महीना 1.5 महीना तो कवर कर ही लूंगा ना पत्थर सारे, चाहे कितने भी, इतने भी नहीं है, अगर मैं हर 1 मिनट में भी एक उठाऊंगा तो मैं कवर कर ही लूंगा। और उधर से शुरू करता है, वो शुरू करता है, पहला पत्थर उठाता है ठंडा फेंक देता है, दूसरा उठाता है पत्थर फेंक देता है, फिर तीसरा उठाता है पत्थर ठंडा फेंक देता है। करते करते सुबह 5 बज जाते हैं, मतलब सुबह 5 बजे शुरू करता है, दोपहर हो जाती है, दोपहर आते आते 4 बज जाते हैं। 4 आते आते क्या होता है कि अब उसकी मसल मेमोरी और उसकी मेमोरी में फेंकना आ जाता है। गर्म पत्थर आता है, इससे पहले वो कुछ समझता, इससे पहले कि उसको फील करता, इतने में उसने फेंक देता। अब आ जाते हैं सेल्स के कॉन्टेक्स्ट में। प्रॉब्लम क्या होती है कि इनकी जब सेल्स नहीं होती है लोगों की, तो वो जो गर्म पत्थर होता है उसको भी घटिया तरीके से ट्रीट करते हैं, क्योंकि हो नहीं रहा होता इनसे। तो जब वो एक्चुअल में क्लाइंट आता है, जब एक्चुअल में आता है, जो वो ही आता है वो ही आएगा, ये उसको भी उसी तरीके से ट्रीट करते हैं, तो होने वाला है नहीं। जब तुम किसी को ऐसे ट्रीट करोगे ये भी नहीं होने वाला है, तो वो होता भी नहीं है। और जो होती है ना वो सेल, वो फिर कहते हैं प्रकृति कोई बहुत ही ज्यादा मतलब डेस्परेट हो या उसको बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो बहुत कम होते हैं कन्वर्ट, अपने आप ही जो घर से कन्वर्टेड निकला है वो सेल होती है, देन वो कन्वर्ट होती है। अब इसका सोल्यूशन आता है कि आपका चाहे आज क्लाइंट हो, अगर आपने 150 सेल 150 साइड विजिट कराई है या 150 आपने क्लाइंट हैंडल करे और एक भी सेल नहीं हुई है, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि 150 को एकदम पीछे हटो, आंख आईज क्लोज करो, हल्का सा मुस्कुराओ, और एक बार ये सोचो कि ये जो आने वाला है ये डील होने वाली है, एंड देन एनर्जी लो और फिर से करो, और फिर उस आदमी को ऐसे ही ट्रीट करो जैसे आपने पहले इंसान को ट्रीट किया था। सेल तब होती है। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा एक स्टूडेंट था और वो मुझे मिला, एक्चुअली मेरे ऑफिस में ही था वो, और मुझे वो इंसिडेंट आज भी याद है। 24 उसने साइड विजिट कराई थी, एक भी सेल नहीं थी। तो बाई चांस देखिए, मैं अपने स्टूडेंट से ऐसे फिजिकल इंटरेक्शन मेरा नहीं होता, सारा ऑनलाइन है, लेकिन क्योंकि वो मेरे ऑफिस से वो बन गया था, तो वो मेरे साथ बैठा हुआ था, वो एकदम मेरे कैबिन में आ जाता था, उसको पास सीधा एक्सेस था, क्योंकि वो उसी ऑफिस का केयर टेकर था वो। तो एक दिन आके बैठा, बैठते बैठते बात कर रहा था, तो बात करते करते कहता कि भैया 24 विजिट करा ली, मेरी तो सेल हुई नहीं अभी तक एक भी। मैंने कहा ओके, तो मैंने कहा क्या कर रहा है ऐसे, कह रहा मैंने ये दिखाया वो दिखाया फिर। इतने में क्या हुआ, उसकी फ़ोन कॉल आ गया। हाँ जी बोलिए सर, मैं भेज दूंगा, आधे घंटे बाद भेज दूंगा। सर कल भी तो भेजा था ना आपको भेजा था ना, आपने पढ़ लिया वो ऐसे बात करता क्लाइंट से। जैसे मैंने फ़ोन रखा, मैंने कहा ये क्या था, कहते सर वो कुछ नहीं है, जरा रोज की कॉल आती है, कोई सेल कोई सेल लेना मिला किसने है नहीं, एग्जैक्ट कह रहा लेना में किसी है नहीं। मैंने कहा भाई तेरी तो जिंदगी में अब आज के बाद तो सेल नहीं आती। मैंने कहा अब मेरे सामने 1 घंटा बैठ, जितनी तेरी हैं सभी को फोन कॉल मिला, जैसे पहली एनर्जी के साथ, तेरी पूरे एंथू के साथ, जो पहला दिन था तेरा, उन्हीं से बात कर सबसे ऐसे करके, और सर क्या हाल चाल है, क्या कर रहे हो सर, कैसे करो बताओ ना सर प्लीज, ऐसे करके, और तमीज में झुक के। और झुकना इसलिए नहीं है, मैं सेल्स वालों को ये नहीं बोला कि झुकना चाहिए, अरे झुकना हमारा कल्चर है, हम उस कल्चर से हैं, हम झुकना, मैं आपको नहीं कह रहा कि किसी के आप झुक के हाथ जोड़ो, ऐसा नहीं है, झुकना मेरा कल्चर है। मैं अगर आपसे मिलूंगा तो डिफॉल्ट करना, हाँ रेस्पेक्ट वाली बात है, तो वो वाला रेस्पेक्ट करके कर। तो देन उसने कॉल किया, उसके बाद में मेरे पास ठीक 3 दिन बाद उसका फोन आता है कि भैया मेरी 4 बुकिंग हो गई। और आज 1.5 साल, मैं आपको बता रहा हूँ, 1.5 साल के अंदर में आज वो अपना ऑफिस ले चुका है, और उस लड़की की सैलरी 22,000 थी ऑफिस में, वो अपना ऑफिस ले चुका है। आज अगर नंबर ऑफ सेल है उसका महीने का, एक बार तो मेरे पास मैसेज भी है जिसमें बोलता है सर मेरा इस महीने का रेवेन्यू 1.5 करोड़ क्रॉस कर गया है। 22,000 रुपये महीने कमाने वाले का एक महीने के अंदर आज के डेट में 22 से ज्यादा एम्प्लॉय रखे हुए उसने, जो 24 विजिट के बाद में छोड़ रहा था काम को। सिर्फ एक ट्रिक होती है। तो ये जो गर्म पत्थर वाला जो एपिसोड है, प्रॉब्लम ये होती है कि सेल्स में जो लोग, ये गर्म पत्थर कि जिसका हो नहीं रहा, वो फिर गलत तरीके से ट्रीट करना शुरू कर देता है, और जो एक्चुअल में आता है उसे भी कर देता है। बिल्कुल। और आपका जो सवाल था इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा। सेकंड होता है प्लीज 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 क्लाइंट को कैटेगराइज करना सीखिए। लोगों को क्या होता है कि लोगों को क्लाइंट को कैटेगराइज नहीं होता। क्लाइंट की बिल्कुल सिंपल कैटेगरी होती है जो इंसानों में होती है। जो इंसानों में कैटेगरी है वो क्लाइंट की कैटेगरी है। 5 कैटेगरी होती है। पहला होता है भगवान, दूसरा होता है इंसान, तीसरा होता है प्रेत, चौथा होता है पिशाच, और एक होता है भूत। प्रेत, पिशाच, भूत, मैं बताता हूं प्रेत पिशाच भूत में फर्क क्या आता है, अब समझिएगा। सबसे शुरू करते हैं भगवान से। भगवान का क्लाइंट होगा ना, आपसे डिस्काउंट मांगेगा, कुछ भी नहीं मांगेगा, अच्छा आएगा, 1 यूनिट लेगा, 2 ले जाएगा, और अपने चाचा को भी दिला देगा, साड़ू को भी दिलवा देगा, आपको आएगा, आप 15-20 लाख रुपए एक क्लाइंट से बना लोगे। बहुत प्यारा भी होगा और घर बुला के खाना भी खिला देगा।
ठीक है जी, भगवान। सेकंड होता है इंसान क्लाइंट। इंसान क्लाइंट होगा, प्रॉपर्टी देखेगा, वाइफ को दिखाएगा और आपसे बात करेगा, थोड़ा डिस्काउंट मांगेगा, थोड़ा हिसाब किताब करेगा और आपसे पूछेगा कि भाई क्या क्या हो सकता है, यूनिट पे बहस करेगा, मेरे को ये यूनिट दिला दो, इसमें दिला दो, ये नॉर्मल इंसान प्रोसीजर होगा। इसके बाद आता है किसान भूत। भूत का किसान होगा, आएगा कह रहा मैं नहीं ले रहा भाई, मैं नहीं ले सकता, बकवास प्रोजेक्ट है तुम्हारा, मर गया, खत्म, लेगा ही नहीं, खत्म, भूत हो गया, बन गया भाई, लूंगा ही नहीं मैं ऐसे करके, नहीं लेना जी साहब, मेरे को मतलब ही नहीं इस बात से। तीसरा आएगा पिशाच। पिशाच कैटेगरी आएगा, भाई साहब आपके पास भी आएगा, 15 लोगों को लाएगा, आपसे खाना भी खिलवाएगा, पिलवाएगा भी आपको, ये यहाँ भी पार्टी वहाँ भी पार्टी, सारा डिस्काउंट भी ले जाएगा बिल्कुल आपसे बिल्कुल। उसके बाद आप उसको भी दिखाओगे, उसके साड़ू को भी दिखवाओगे, फिर उसके ससुर को भी दिखवाओगे, फिर वाइफ के मामा को भी दिखवाओगे, ठीक है जी। उसके बाद यूनिट पे भी बहस करोगे और वो यूनिट के बाद गिफ्ट भी लेगा और 1-2 AC भी लगवा देगा घर के अंदर में, ठीक है जी। और मतलब कि आपके पास में लास्ट में आप ये देखोगे कि भाई साहब आपके पास में कुछ भी नहीं बचा है, 1.5 महीना जाएगा तो पिशाच मतलब आपको पूरा चूस लेगा, पूरा आपका शक कर लेगा आपको। इसके बाद आता है हमारे पास में प्रेत। प्रेत कैटेगरी वो होती है हमारे जो शास्त्रों में, प्रेत वो होता है जैसे ना नहीं चिपक नहीं गया, अच्छा। जैसे मरने के बाद जो ऊपर नहीं गया, यहीं भटक रहा है, कहाँ है पता नहीं। तो इसमें क्या हुआ कि आपका क्लाइंट कहेगा अरे भाई साहब मुझे पसंद आया, परसों तरसों अपनी वाइफ को लेके आया और आपसे बोलेगा कि सर मैं तो ठीक है, अब मैं परसों चेक देने आ रहा हूँ, उसके बाद फोन ही नहीं उठाएगा, आज तक नहीं उठा रहा। अब आपकी क्यूरियोसिटी इस बात में तो खत्म हो गई है कि भाई साहब ले ना ले, आपकी क्यूरियोसिटी में इतना प्यारा रिलेशन बन गया था, मैं तो उनके घर में गया था, वाइफ भी इतनी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, है का भैया है का, फोन ही नहीं है, ना उनकी वाइफ फोन उठा रही, ना वो फोन उठा रहे, कुछ नहीं, और आज तक ही नहीं उठा रहे, पता ही नहीं है वो इंसान। परसों बोल रहा था, कहीं तो बोले मैं चेक लेके घर से निकल रहा हूँ, उसके बाद से ही गायब है। तो 5 कैटेगरी के क्लाइंट होते हैं, हमें बस ये समझना है कि एक गरम पत्थर, दूसरा 5 कैटेगरी क्लाइंट आपके हुए और ये पांचों ही आपके क्लाइंट है। आप हर किसी में भगवान से उम्मीद मत करो, ठीक बात है, कि मेरे पास भगवान ही भगवान आएंगे, मेरे पास इंसान आएंगे, या पिशाच कैटेगरी का आदमी आएगा तो मैं ऐसे डील नहीं करूंगा, आपका बहुत एनर्जी सक कर जाएगा सर, वो बहुत ज्यादा सक कर जाता है, वो सक कर जाएगा ऐसे करके। पॉइंट इसके अंदर में आता है, ये पांचों आप बिजनेस कर रहे हैं, पांचों के पांचों क्लाइंट है, पांचों को पांचों आपको ट्रीट करना है, पांचों को आपको सर्विस देनी है। एक बात सच्ची है कि अगर आप, वही बात है अगर हमारे शास्त्रों में कि अगर आप इंसान को अच्छे से खिलाओगे तो भगवान भी खुश होता है। क्या बात है। तो यहाँ पर भी आप क्या होगा, अगर इंसानों को अच्छे से ट्रीट करोगे, जो इंसान क्लाइंट है, कि बजाय उनके घर दिलाने की हैबिट में अगर उनको अच्छे से सर्विस दोगे तो तुम्हारा भगवान क्लाइंट भी आने वाला है। चलो सर, लास्टली अगर मैं पूछूं कि कोई आपसे सीखना चाहे कि रियल एस्टेट सीखना है आपसे, तो कैसे सीख सकता है? देखिए, मैं जनरली ना एक फ्री वेबिनार कंडक्ट करता हूँ। फ्री वेबिनार होता है मेरा, और उसका एक वेबसाइट kumaramit.co/ इट इज स्टार्ट रियल एस्टेट। ओके, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन। मतलब वैसे भी लिंक भी नहीं, कुमारअमित लिख लेगा ना, kumaramit.co/ स्टार्ट रियल एस्टेट। जैसे वो लिंक मेरे वेबिनार का मेरा रजिस्ट्रेशन लिंक खुल जाता है, तो वहाँ पर वो अपने आप को रजिस्टर करा लेते हैं। रजिस्टर कराने के बाद में वो फ्री है ये आपके। हाँ, ये वेबिनार जो पहला वेबिनार था, इसमें मैं बेसिकली उनको ब्लूप्रिंट दिखाता हूँ पूरा। 2 से ढाई घंटे का सेशन होता है, पूरे 2 से ढाई घंटे के सेशन में कि वो कैसे, हम उसको दिखाते हैं कि कैसे आप चैनल बना। इसमें बेसिकली मैं एक 3 सीक्रेट शेयर करता हूँ, कुछ बेनिफिट शेयर करता हूँ, प्रिंसिपल शेयर करता हूँ, एंड देन बाद में वेबिनार के एंड के अंदर में फिर अगर वो मेरी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, अगर वो कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं तो मेरी कम्युनिटी का पार्ट वो बन सकते हैं उसके अंदर में। सीक्रेट क्या है सर वो 3? मुझे एक बता दो। जैसे पहला मैं आपको इसके अंदर में चलिए, अगर आपने पूछा ही तो मैं बता दूं, देयर इज अ वन सीक्रेट इज कॉल्ड, इसमें ना रियल एस्टेट के अंदर में अगर आप छोटा कमाने के लिए जाओगे ना तो आप नहीं कमा पाओगे। एक सीक्रेट है। प्रॉब्लम, अगर आप सर्वाइवल के लिए आते हो, इसको ऐसे समझते हैं कि अगर ट्रेन जो है वो रोड पे दौड़ाओगे तो या तो गिर जाएगी, रोड तोड़ देगी, या चलेगी भी नहीं 150 पे। बिल्कुल। अगर ट्रेन को पटरी पे दौड़ाओगे तो 150 भाग जाएगी। हाँ जी। प्रॉब्लम फिर ट्रेन में नहीं है, प्रॉब्लम प्लेटफॉर्म में है। प्रॉब्लम आप उसको कैसे दौड़ा रहे हो उसमें। ये सीक्रेट नंबर 2 होता है हमारा। सीक्रेट नंबर 2 के अंदर में ये होता है कि आप अगर इस फील्ड में आ रहे हैं, अगर आपने छोटा टारगेट बनाया है तो अचीव ही नहीं होगा, बड़ा टारगेट बनाया वो अचीव हो जाता है। क्या बात है सर। हाँ। सर ऐसा लग रहा है आपसे कितनी बातें करते रहें, और मुझे लगता है आपसे बहुत सारी और बातें करनी चाहिए और बहुत सारी बातें आपसे सीखनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में रियल एस्टेट एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, और मेरे ख्याल से जिसने रियल एस्टेट सेल कर ली वो और बहुत सारे काम साथ साथ में कर भी सकता है। तो आज कुमार अमित जी से हमने सीखा किस तरीके से आप बिना पूंजी लगाए
भी रियल एस्टेट में अच्छी ग्रोथ पा सकते हो, और आखिरकार वो कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए आपके अंदर जिससे कि आपकी सक्सेस निश्चित हो जाती है रियल एस्टेट बिजनेस में। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो इनके फ्री वेबिनार में जाइए, आप सीखिए क्या ये बिजनेस आपके लिए बना है। अगर बना है तो यकीन इसमें अपना भविष्य जरूर आजमाइए और कुमार अमित जी से पूरा ज्ञान लीजिए। सर, आज आपने बहुत नॉलेज दी, और मुझे लगता है कि जितनी नॉलेज मैंने ली सिर्फ कुछ क्या कहते हैं, समुद्र से लोटा भर निकालने लायक ही था। हम फिर आपको बुलाएंगे कभी और बहुत सारे सवालों के जवाब लेंगे, और इस बार सवाल आपके होंगे। तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि ऐसे कौन से सवाल हैं जो आप कुमार अमित जी से जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो। देखते रहिए आशीष अग्रवाल पॉडकास्ट, ऐसे ही मज़ेदार पर्सन्स के साथ, ऐसे ही मज़ेदार बातों के साथ। सर, आज आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आशीष जी। मुझे भी मिलकर आपसे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही बढ़िया हम्बल पर्सनालिटी मुझे आप लगे, एंड और ये मुलाकात हमेशा बहुत लंबी रहेगी। मुझे आपका तरीका, स्टाइल, बात एंड आपका जो नेचर है, दिस इज़ वेरी अमेजिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, एंड इट इज़ ऑल्सो इट्स माय प्लेजर कि मैं आपके पॉडकास्ट पे बैठा हूँ। थैंक यू सो मच।